गुड इवनिंग पब्लिक। गुड इवनिंग आदित्य, पायल, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? प्रियांशु, अंकित, समीर, मंजीत, अनिकेत, तेजस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सब लोगों के? गुड इवनिंग हरिओम, आरजू, कनिष्का, बहुत सारे बच्चे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। क्या हाल है सब लोगों के? कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सत्यम, गुड इवनिंग सत्यम। नेहा गुड इवनिंग, प्रिंस गुड इवनिंग, आयुष गुड इवनिंग, अंकित गुड इवनिंग, आदित्य गुड इवनिंग। क्या हाल है सब लोगों के? कैसे हो सब लोग भाई? पीहू गुड इवनिंग, रुपेश, लोकेश, सूरज गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कार्तिकेय गुड इवनिंग, तपस गुड इवनिंग। बहुत तेज चैट चल रही है, पढ़ने में नहीं आ रहा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सब लोग? प्रीति गुड इवनिंग, सुमन गुड इवनिंग, मानवी गुड इवनिंग, आदित्य, साहिल, कपिल गुड इवनिंग, राज गुड इवनिंग, पवन गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सब लोग? और सुनाओ भाई, क्या चल रहा है जिंदगी में? कैसी जिंदगी गुजर रही? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ तो भाई, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? अब ये आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रहे थे। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मेनली दो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेंगे। एक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की और एक डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की। और फिर मुझे लगता है कि कल की क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी पूरी हो जाएंगी वैन ऑफ फैक्टर के साथ। फिर एक क्लास और जाएगी जो हम सॉलिबिलिटी के ऊपर, हेनरीज लॉ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर अब दो क्लासेस में हम कंप्लीट कर देंगे। तो सब लोग लगे रहो, है ना? सब लोग खूब कोशिश करो, खूब मेहनत करो और जम के तैयारी करो, जम के एकदम। समझ रहे बात को? एक बच्चे से बच्चा कह रहा है सर जिंदगी बड़ी बेकार जा रही है। मुझे पता है भाई, जिंदगी तो खराब ही गुजर रही है। ऐसा थोड़ी ना होता है। आज सुबह भी एक बैच था मेरा, कोई 12th पास ड्रॉपर बैच है, प्रयास बैच था। उस बैच में भी कुछ इस तरह की बात हुई थी। तो यही मैंने उनको भी बोला था, तुम्हें भी यही बोल रहा हूं कि लाइफ तो इस टाइम पर ऑब्वियसली थोड़ी सी डिस्टर्ब ही रहती है, क्योंकि वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, है ना? करना यही चाहते हैं सर, मस्ती हो, खूब खुशी हो, खेल कूद हो, टीवी बाजी हो, नक्शेबाजी हो, घूमना फिरना हो, आवारागर्दी हो, यही यही है। एक बच्चे को यही सब चीजें पसंद होती हैं। लेकिन अब ऐसे में फिर हम कर नहीं सकते ये काम। ऐसा नहीं है सर हम आज यहां रहते हैं, कल घूमने वहां चले जाते हैं, है ना? फिर 4 दिन बाद जो है अमेरिका चले जाते हैं, फिर लंदन चले जाते हैं, फिर हम ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी चले जाते हैं। ऐसा है नहीं सर हमारे साथ। बड़ी नॉर्मल सी लाइफ है। तो इस नॉर्मल सी लाइफ में फिर एक ही चीज समझ में आती है कि ये जो आपकी नॉर्मल सी लाइफ चल रही है, इसको और खराब ही कर दीजिए। मतलब बुरा कब लगेगा? बुरा तब लगेगा ना जब हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हम रात दिन टीवी देख रहे हैं, आवारागर्दी चल रही है, खेल रहे हैं, खूब दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। अगर ऐसे में कोई आपसे कहे पढ़ लो, तो बुरा लगेगा ना भाई। अजीब बेवकूफ आदमी है, इतनी खुशी गुजर रही है, जिंदगी इतनी सुकून में गुजर रही, और कह रहा है साला पढ़ लो। ये कोई तरीका होता है? पढ़ लो कैसे? इतनी मजेदार जिंदगी, अगर तुम्हारी वाकई में जिंदगी इतने मजेदार गुजर रही, तो फिर ऐसे में भाई हम तो यही बोलेंगे कि हमें तो जलन है ना? हमें हमें तुमसे जलन है, और हम सब बहुत सारे बच्चे तुमसे जलते हैं। अगर तुम में से किसी एक के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई इतनी सुकून में लाइफ गुजर रही है कि दोपहर में टीवी देखते हैं पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ, फिर शाम में जो है सारा वॉक करने जाते हैं, जिम जाते हैं, और जिम के बाद नहाते धोते हैं, और उसके बाद रात में मूड करता है तो दुबई घूम आते हैं थोड़ा सा, है ना? फिर लौट के आते हैं, फिर ये करता है चलो सो जाएं, है ना? सोने के बाद जो है उठने के बाद फिर अपना मन करा कि भाई आज जो है फिल्में देखनी है, तो फिल्में देख रही हैं, दोस्तों के साथ घूमने चले गए। इतनी इतनी तो सुकून वाली लाइफ तुम्हारी नहीं है। अगर है तो फिर हमें जलन है, और हम में से बहुत सारे बच्चों को तुमसे जलन है ना? लेकिन यार हम यही कहेंगे कि भाई कोशिश करो, ऐसा किसी के साथ नहीं है, ऑलमोस्ट किसी के साथ नहीं है। और ऐसे में फिर अगर कोई पढ़ने के लिए कहता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही। ना तुम अपने मन से खेल सकते, ना तुम अपने मन से टीवी देख सकते, है ना? ना तुम अपने मन से रह सकते, जो तुम्हारा दिल करा वो तुम कर नहीं सकते, बिकॉज जहां तुमने कुछ उल्टा सीधा शुरू किया वहां पीछे से आवाजें आने लगती हैं, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, ये नहीं करते। तुम्हें खुद भी टेंशन होती है, तुम्हें खुद भी सुकून नहीं रहता, तुम्हें खुद भी टेंशन होती है। तो ऐसे में यार अगर कोई पढ़ने के लिए कहे तो यही सोच के पढ़ लिया करो कि यार लाइफ वैसे ही सड़ी हुई है, थोड़ा सा और सड़ा देते हैं, कुछ महीनों की बात है, उसके बाद सर सुकून ही सुकून है ना? तो थोड़ा सा कर लिया करो, कोशिश कर लिया करो।
कॉल आरजे सर को कॉल करा था यार, कल तो किया ही था तुम्हारे सामने, तो कल हमारी बात नहीं हुई तो आज कैसे हो जाएगी। और ये कॉल वॉल तो कल इसलिए किया था भाई कि थोड़ा सा तुम जो है तुम लोग कुछ परेशान कर रहे थे, तुम लोग टीचर्स को परेशान करते हो, तो हमने सोचा तुम्हें डांट लगाई जाए और इसलिए कल कॉल किया था। तो आज तो नहीं कोई कॉल करने का वो है, कभी इस तरह का मौका लगेगा, इस तरह का नहीं जिस तरह से तुमने कल हरकत की थी, कभी मौका लगेगा तो फिर करेंगे, अब अभी तो रहने देते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है आगे की चीजें स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कल हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बात की थी, है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यार ये तुम लोगों की ये वाली आदत तो यार हमें पसंद नहीं आई यार, ये तो हमारे वाले स्टूडेंट तो नहीं है ये वाले कि कॉल करो, इसको कॉल करो, उसको कॉल करो, ऐसा तो नहीं ठीक लगता है भाई। ये तो क्लास है, क्लास में कॉल करना तो ये समझदारी नहीं है। कभी किसी वजह से कुछ मस्ती में कुछ ऐसे कभी कभार चलता है, लेकिन ये तो गलत। तो अगर इसलिए ये वाला काम तो ठीक नहीं है भाई, है ना, ये वाला काम ठीक नहीं है। और इसलिए जो है इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो है चैट बंद कर देते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि चैट बंद कर दी जाए, तुम्हारे अपने विचार जो है वो तुम्हारे विचार किसी और तक ना पहुंचे, उसका बेस्ट तरीका है चैट को ऑफ कर दिया जाए। तो तुम्हारे विचार हमें नहीं सुनने हैं, हम अपने विचार तुम्हें सुनाना चाहते हैं, तुम चाहो तो वो भी ना सुनो, ऐसा तुम्हारा मन कर रहा है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि काम की बात करनी है, काम की बात ये कि हम लोग ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बात की थी, और कल ये डिसाइड हुआ था कि अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करने के लिए या निकालने के लिए आपके पास जो है पी नॉट होना चाहिए, आपके पास पीएस होना चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया, क्योंकि अगर पी नॉट पीएस पता है तो पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट करके आप रिलेटिव लोअरिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात सर, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको सल्यूट के मोल्स पता हो और सॉल्वेंट के मोल्स पता हो तो भी आप रिलेटिव लोअरिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग वाज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, दैट वाज एन सल्यूट अपॉन एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। यानी सर आपने रिलेटिव लोअरिंग निकालने के लिए यह भी बताया था कि अगर आपको सल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स पता हो तो सल्यूट के मोल्स अपॉन सल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स करके भी आप रिलेटिव लोअरिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग कैलकुलेट करने के कॉपी के ऊपर दो तरीके थे, या तो पी नॉट पीएस पता हो तो पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट कर देंगे, या फिर सल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स पता हो ताकि सल्यूट के मोल्स अपॉन सल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स करके मैं रिलेटिव लोअरिंग कैलकुलेट कर सकूं। यह बात हो चुकी है हमारी, क्लियर, ठीक है। ये इसके ऊपर भी कुछ एक आध सवाल करने के लिए दिए गए थे, हालांकि वो सवाल मैं आज भी ले आया हूं, लेकिन मैं आज लग नहीं रहा है कि उसको डिस्कस करना चाहता हूं। तुम्हें जो कल होमवर्क दिया गया था आप उसको दोबारा करिएगा। ये सवाल कुछ 5-6 सवाल तुम्हें करने के लिए दिए गए थे, आप इन सवालों को एक बार फिर से करिएगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। मैं आज इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा तेजी से इस बात को आगे बढ़ा लेना चाहिए। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि सर जिस तरह से रिलेटिव लोअरिंग आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो रिलेटिव लोअरिंग कैलकुलेट करने के लिए आपके पास थ्योरेटिकली कॉपी के ऊपर दो तरीके, एक पी नॉट पीएस पता हो तो भी हो जाएगा, और या फिर आपको सल्यूट या सॉल्वेंट के मोल्स वगैरह या वेट वगैरह, समझ रहे बात को, ताकि हम सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकें, एन सल्यूट अपॉन एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट कर सके तो भी मैं रिलेटिव लोअरिंग कैलकुलेट कर सकता हूं। इसके बारे में कल हमारी बात हुई भी थी, ठीक। क्या मैं अपने घर में एक्सपेरिमेंटली भी किसी सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग कैलकुलेट कर सकता हूं? ये देखो सिर्फ तुम्हें माहौल बना रहा हूं मैं, माहौल बना रहे का इन द सेंस घर में हम ये सब कुछ नहीं कर पाते, आपको पता ही है, लेकिन हम सिर्फ ऐसे माहौल बना रहे हैं कि क्या मैं एक्सपेरिमेंट काम कर सकता हूं कि किसी सॉल्यूशन को दे दिया जाए और मैं उस सॉल्यूशन को देखकर ये बता दूं कि भाई साहब आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इतनी है। क्या ये हम कर सकते हैं? यानी कहने का मतलब मुझे एक सॉल्यूशन दिया गया है, मुझे यह नहीं बताया गया कि इस सॉल्यूशन में कितना चीनी है, कितना पानी है, कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपने इसके अंदर डाला है, कौन सा सॉल्यूट आपने इसके अंदर डाला है, मुझे कुछ नहीं पता है आपने क्या किया है, बट आपने एक सॉल्यूशन बना दिया है। तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है या सॉल्वेंट कितना है, ये सब मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली सर अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता होता तो आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर्मूला लगा के निकाल लेते ना। तो आपको कोई बताया नहीं गया है, आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन लाके दे दिया गया है और आपसे कहा गया भाई देखो ऐसा है, घर जाओ और मुझे ये बताओ इस सॉल्यूशन की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितनी है। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा अजीब बात हो गई, तुमने कुछ बताया ही नहीं, तुमने पी नॉट भी नहीं दिया, तुमने पीएस भी नहीं दिया, तुमने एन सॉल्यूट भी नहीं दिया, एन सॉल्वेंट भी नहीं दिया,
तो फिर मैं कॉपी पे रिलेटिव लोवरिंग कैसे निकालूं? उसने कहा यही तो बताना चाह रहे हैं कि तुम कॉपी पे ये काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अपने घर के अंदर ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट की मदद से। हमने कहा बकवास मत करो, हम घर में कुछ नहीं करते हैं, पढ़ाई तक तो हमसे होती नहीं, हम एक्सपेरिमेंट क्या खाक करेंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, समझो बात को, आप करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है कि ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हमसे किसी भी गिवन सॉल्यूशन की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमें एक तरीका बताता है। अब कितना एक्यूरेटली बताता है, हम कितना एक्यूरेटली ये काम कर पाएंगे, वो सब तो बात की बात है, बट जो प्रोसेस है वो मैं तुम्हें बताऊं। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि एग्जाम में जेई ने आज तक कभी ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट पे सवाल नहीं पूछा, समझो बात। और पहली बात, एनसीईआरटी में भी ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि 12th बोर्ड से रिलेटेड तो बात नहीं लगती है सर, है ना, एक चीज तो एकदम क्लियर हो गई। हां, कल तक की जो बातें थी वो बोर्ड से रिलेटेड थी बिल्कुल। सीबीएसई ने या हर बोर्ड में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट पर सवाल पूछे हैं। तो वो तक तो ठीक है सर, वो तो हमारा स्कूल लेवल की बातें थी, जेई मेंस लेवल की बातें थी, जेई एडवांस लेवल की बातें थी सर। ये एक अलग बात है जिसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर भी लेकिन क्योंकि सर सवाल हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में हमसे ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ बात की जा सकती है। मैं जवाब सिर्फ तभी दे पाऊंगा जब मैंने ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट को एक बार सुना होगा। तो मुझे सिर्फ एक बात समझनी है, मुझे ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट के बारे में सिर्फ एक बात समझनी है, मैं उसको समझ लूंगा, कुछ चीज ध्यान रखूंगा, अगर एग्जाम में सवाल आ गया तो खड़ाक से आंसर निकाल लूंगा। मुझे ये करना था बस, ठीक। तो 2 मिनट की कहानी। हम हालांकि घर में ये सब अपरेटस तैयार नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ बताने और समझाने के लिए तुम्हें बोल रहा हूं कि जब मुझे ये सोल्यूशन दिया गया तो मुझसे ये पूछा गया कि इसकी रिलेटिव लोवरिंग कितनी। तो मैंने उससे सबसे पहले ये पूछा कि क्या आप ये बता सकते हैं इस सोल्यूशन का पी नॉट और पीएस कितना है, इसका सॉल्वेंट जो इसके अंदर पड़ा है उसका पी नॉट कितना है, और इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस कितना है। वो कहेगा मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, क्या आप ये बता सकते हैं इसके अंदर कितना सोल्यूट और कितना सॉल्वेंट है। उसने कहा यह भी मुझे नहीं पता। तो मैं समझ गया कि मेरे पास अब रिलेटिव लोवरिंग निकालने का वो दोनों तरीके जो अभी मैं बात कर रहा था वो दोनों तरीके नहीं है। अब मैं इसकी रिलेटिव लोवरिंग कैसे निकालूं? तो अब आता है ये एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट ये कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, जिस सॉल्यूशन की रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है उसको मैंने एक बर्तन में ले रखा है, ठीक। उसी के बगल में एक दूसरा बर्तन रखा गया है जो कि सॉल्वेंट का बर्तन है। यह वही सॉल्वेंट है जो इस सॉल्यूशन में यूज हुआ होगा। जैसे मान लीजिए आपने चीनी और पानी को घोल के ये सॉल्यूशन तैयार किया है, तो क्योंकि पानी सॉल्वेंट है तो ये वाला जो हमारा है दिस इज प्योर सॉल्वेंट, ये पानी है सर हमारा। यानी ये हमारा चीनी पानी का सॉल्यूशन है और ये हमारा पानी है। और इसके बगल में एक बर्तन रखा गया है जिसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस भरा है जो सॉल्वेंट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पानी के लिए जनरली यह बात बोली जाती है कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो हम यहां पर इस बात को याद कर लेते हैं कि अगर सॉल्वेंट हमारा पानी है तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है हमारा, ये एब्जॉर्ब्स वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। यानी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर ये टेंडेंसी है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये 3 चीजें हमारे सामने रखी गई हैं। अब एक्सपेरिमेंट क्या है वो भी समझते हैं। इन तीनों बर्तनों के नीचे मैंने वेइंग बैलेंस लगा रखे हैं, तराजू। अगर इस सोल्यूशन के वेट में थोड़ी बहुत भी अगर कमी ज्यादा होती है तो हमें इस वेइंग बैलेंस के वेट से आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो मैंने तीनों बर्तनों के नीचे ये वेइंग बैलेंस लगा रखा है कि अगर कुछ वेट कम ज्यादा होता है तो मैं इसको नोट कर लूंगा, बात खत्म, ठीक। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस पहले वाले बर्तन जिसको आप सोल्यूशन जिसके अंदर आपने भरा है उसके अंदर ड्राई एयर पास कर रहे हैं, फिर वो एयर यहां से बाहर निकल रही है, फिर उसको इस सॉल्वेंट के अंदर से पास कर रहे हैं, फिर वो यहां से बाहर निकल रही है, और फिर मैं इसको कैल्शियम क्लोराइड से पास कर रहा हूं और ये यहां से बाहर निकल रही है। ये सिचुएशन क्लियर है? सब लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि ये अपरेटस क्या है, इसकी असेंबली क्या है? सर असेंबली बहुत सिंपल है। जिस बर्तन के जिस सोल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर निकालना है उसको पहले बर्तन में ले लिया, जिस सोल्यूशन से जिस सॉल्वेंट से आपने वो सोल्यूशन बनाया है वही प्योर सॉल्वेंट आपने दूसरे बर्तन में ले लिया, और फिर उस सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करने वाला जो सब्सटेंस है वो आपने तीसरे बर्तन में ले लिया। पानी अगर हमारा सॉल्वेंट है तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज करना चाहिए, क्योंकि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पानी को एब्जॉर्ब करता है। अगर कोई और सॉल्वेंट होता तो उसको एब्जॉर्ब करने वाला सॉल्वेंट सब्सटेंस में यहां पर लेता।
ठीक है, अच्छा अब सर बताइए ये एक्सपेरिमेंट क्या है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं पहले बर्तन में ड्राई एयर डालूंगा तो क्या होगा। मैंने यहां से ड्राई एयर अंदर पास की, जब अंदर ड्राई एयर डालेंगे तो क्या हो। देखिए एक चीज तो क्लियर है सर, जो भी इवापोरेशन जो वेपर्स बनेंगी, जैसा कि आप जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए डिफाइन की गई है। तो फिर यह तो कंफर्म है कि सर यहां पर जो वेपर्स बन रही या यहां पर जो वेपर्स बनी होंगी ये वाटर वेपर्स ही होंगी। सर चीनी नहीं उड़ेगी, अगर उड़ेगा तो कौन उड़ेगा, पानी उड़ेगा। तो यहां पर जो भी वेपर्स हैं वो वाटर की वेपर्स हैं। और इन वाटर्स की वेपर्स का प्रेशर कितना है सर, इन वाटर की वेपर्स का प्रेशर जो है वो पीएस है। क्लियर है, क्योंकि ये सोल्यूशन है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, पीएस। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि फर्स्ट कंटेनर का जो वेपर प्रेशर है वो पीएस के बराबर होगा। और वो पीएस इसलिए, और वो वेपर्स किसकी होंगी सर, वो वाटर की वेपर्स होंगी। ठीक, अब ये ड्राई एयर जब अंदर जाएगी तो उसको कैसा लगेगा, आप सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। ड्राई एयर जब अंदर जाएगी तो वो कहेगी अरे इतनी वाटर की वेपर्स पड़ी है, पीएस प्रेशर की वाटर वेपर्स, हमारे अंदर तो वाटर की वेपर्स का प्रेशर 0 है क्योंकि हम तो ड्राई एयर है। वो कहेगी यार ये क्या चक्कर है, हमारे अंदर वाटर की वेपर्स का प्रेशर 0 और जो नीचे गैस पड़ी है उसमें वाटर की वेपर्स ही वेपर्स पड़ी है, किस प्रेशर की, पीएस प्रेशर की। अब क्या होगा सर, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये ड्राई एयर के अंदर भी वाटर की वेपर्स डिफ्यूज करने लगेंगी। कब तक, जब तक ड्राई एयर के अंदर भी वाटर की वेपर्स का प्रेशर पीएस नहीं हो जाता। बात समझ रहे हो बात को, यानी एक ऐसी चीज जिसमें वाटर की वेपर्स का प्रेशर 0, उसके बगल में एक ऐसी चीज जिसमें वाटर की वेपर्स का प्रेशर पीएस। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस ये वाली वाटर वेपर उस ड्राई एयर के अंदर घुसती जाएंगी। कब तक, जब तक कि दोनों तरफ का प्रेशर क्या ना बन जाए, पीएस। लेकिन सर ऐसा अगर आप करते हैं तो एक गड़बड़ हो जाएगी। क्या सर, जब ये ड्राई एयर यहां से वाटर की वेपर्स को लेकर निकलेगी, किस प्रेशर की, किस प्रेशर की वाटर वेपर होंगी उसके पास, पीएस प्रेशर की। यानी यहां से जो एयर बाहर निकल रही है अब वो ड्राई नहीं है सर, उसके पास वाटर की वेपर्स है। किस प्रेशर की वो वेपर्स है सर, पीएस प्रेशर की वेपर्स है। यानी अब ये जो एयर है ये ड्राई एयर नहीं है, दिस इज नाउ वेट एयर। ये एक वेट एयर है जिसमें वाटर की वेपर्स का जो प्रेशर है वो कितना है, पीएस प्रेशर, जिसमें वाटर की वेपर्स का प्रेशर पीएस। लेकिन सर अगर वो गैस जो ड्राई एयर आपने डाली थी वो वाटर की वेपर्स को लेकर निकल गई, किस प्रेशर की वेपर्स को लेकर निकल गई, पीएस प्रेशर की, तो अंदर सर प्रेशर कम हो जाएगा सर। अब अंदर के प्रेशर को तो मेंटेन करना है, तो सर ये सॉल्यूशन का सॉल्वेंट और उड़ेगा और वो अपने प्रेशर को मेंटेन करेगा। क्लियर है, यानी जैसे ही ड्राई एयर आई, ड्राई एयर वाटर की वेपर को लेती गई बाहर निकल गई और यहां पर वाटर की वेपर्स का प्रेशर घटने लगा, जिसकी वजह से ये सॉल्वेंट और उड़ेगा और अपने वाटर की वेपर्स के प्रेशर को मेंटेन करेगा, पीएस। ठीक है, तुम बताओ इस पूरे खेल में क्या तुम्हें नहीं लगता इस सोल्यूशन का अमाउंट कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि अब सॉल्वेंट और वेपराइज करेगा ताकि वो अपने प्रेशर को मेंटेन कर सके। सर इस वजह से सर इस तराजू में आपको वेट में कमी दिखाई देगी सर, यहां पक्का वेट में कमी दिखाई देगी और ये वेट की कमी W1 होगी। क्लियर, ये यहां तक समझ में आया। इसका मतलब यह हुआ यहां से जो एयर बाहर निकल के आ रही है वो क्या कह रही है, कह रही है अरे वाह अब गीली गीली हो गए हम, अब हमारे पास वाटर की वेपर्स हैं, किस प्रेशर की है, पीएस प्रेशर की हमारे पास वाटर वेपर है। अब वो अंदर गई, जब वो इस बर्तन के अंदर गई तो यहां पर भी वाटर की वेपर्स हैं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहां पर तो ऑलरेडी वाटर की वेपर्स है क्योंकि ये तो सॉल्वेंट है और इन वेपर्स का भी अपना एक खूबसूरत प्रेशर है। क्या प्रेशर है सर, ये प्योर सॉल्वेंट है सर, और प्योर सॉल्वेंट में वाटर की वेपर्स का जो प्रेशर है वो तो P0 होता है सर, दिस इज P0, यहां तो P0 और P0 की वैल्यू पीएस से ज्यादा है। तो वो जो चौड़ी होकर एयर अंदर आई ये कह के कि मेरे पास वाटर की वेपर्स है पीएस प्रेशर की, जैसे ही वो अंदर जाएगी वो क्या कहेगी, अरे यहां तो वाटर की वेपर P0 प्रेशर पर पड़ी है और तुम्हें पता है P0 की वैल्यू पीएस से बड़ी होती है। तो वो एयर क्या कहेगी, अरे यार हमारे पास फिर कम रह गई, हमारे पास तो वाटर की वेपर सिर्फ पीएस प्रेशर की है और अंदर की तरफ वाटर की वेपर्स का प्रेशर P0। अब बताइए कौन ज्यादा हुआ सर, ये वाली पीएस लेके आई और अंदर P0 है, कौन ज्यादा है सर, P0 ज्यादा है। P0 अगर ज्यादा है तो फिर से ये अंदर की तरफ डिफ्यूज करेगी, कब तक डिफ्यूज करेंगी वाटर की वेपर्स, तब तक पीएस बढ़कर P0 ना हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी फिर से उस एयर के अंदर जिसके अंदर वाटर की वेपर्स का प्रेशर पीएस है उसके अंदर फिर से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अंदर डिफ्यूज करते चले जाएंगे, वाटर की वेपर्स डिफ्यूज करती जाएंगी जब तक पीएस बढ़कर P0 ना हो जाए। यानी यहां से जो वेट एयर बाहर निकल रही है ये वेट एयर, उसके पास भी वाटर की वेपर्स है लेकिन किस प्रेशर की है, P0। अब तुम ये बताओ यहां पर P0 पहले से था,
कुछ वाटर की वेपर्स अंदर चली गई उस वेट एयर के अंदर पीएस को पी नॉट करने के लिए, तो फिर यहां का प्रेशर फिर से कम हो जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए सॉल्वेंट पार्टिकल्स को और उड़ना पड़ेगा, और अगर वो और उड़ते हैं तो वेट में फिर यहां भी कमी आएगी, और ये वेट की कमी हम मान लेते हैं W2 है। क्लियर है? अब ये जो एयर है, ये जो यहां से बाहर निकल के आ रही है, ये वेट है या ड्राई है? अरे सर ये वेट है। कितने प्रेशर की वाटर वेपर लेके निकली है? सर ये पी नॉट प्रेशर की वाटर वेपर निकली है। सर यहां से जब वो अंदर गई तो उसमें वाटर की वेपर्स का प्रेशर 0 था, अंदर की तरफ पीएस था, तो वो वाटर की वेपर उस ड्राई एयर के अंदर घुसती गई, और उस ड्राई एयर के अंदर भी वाटर की वेपर्स का प्रेशर कितना बना दिया? पीएस। अब वो पीएस बाहर निकल आई, यानी अब वो एयर बाहर निकल के आई किस वाटर की वेपर्स को लेकर? सर पीएस प्रेशर की वाटर वेपर लेकर। जब वो अंदर गई तो अंदर की तरफ प्रेशर पी नॉट था और भी तगड़ा था, तो वो पी नॉट भी अंदर घुसता गया और उस पीएस को बढ़ाकर क्या कर दिया? पी नॉट। यानी यहां से जो एयर बाहर निकल के आ रही है वो वेट एयर है, जिसके अंदर वाटर की वेपर्स का प्रेशर कितना है? पी नॉट। और जब वो इसके अंदर जाएगी तो तुम्हें पता ही है कैल्शियम क्लोराइड सारी की सारी वाटर की वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर वो सारी की सारी वाटर की वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी तराजू में बढ़ोतरी होगी, और वो वेट गेन ऑब्वियसली W1 प्लस W2 के बराबर होगा। बताओ समझे बात को? यहां तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है? एक्सपेरिमेंट सीधा है, तुम चाहो तो समझ सकते हो, नहीं तो सीधे सीधे कुछ एक फॉर्मूला निकल के आएगा, आप चाहो तो उसको याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बात समझने की है, बहुत सीधी है, बहुत सिंपल है और स्ट्रेट, यानी बहुत सीधा सा ऑसवाल्ड वॉकर। और ये घर में तो हम नहीं कर सकते, तुम समझो बात को, घर वाली तो बातें नहीं है यहां पर, लेकिन फिर भी एक बड़ा देसी सा एक्सपेरिमेंट है। आपने एक सोल्यूशन का बर्तन लिया, एक सॉल्वेंट का बर्तन लिया, और एक ऐसा बर्तन लिया जिसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करता है। सोल्यूशन के बर्तन के ऊपर वाटर की वेपर्स का प्रेशर पीएस है। जैसे ही आप ड्राई एयर डालेंगे, ड्राई एयर पीएस को निकालेगी और बाहर चली जाएगी। अब पीएस अगर तुमने निकाल लिया तो अंदर का वेपर प्रेशर तो घट गया, तो वाटर और उड़ेगा, और उसको फिर से क्या करना है? पीएस। यानी अब वो पीएस का प्रेशर लेके जब बाहर गई तो अंदर के प्रेशर को फिर से पीएस करने के लिए वाटर उड़ेगा और अपने प्रेशर को फिर से क्या बना लेगा? पीएस। अब ये वो वाली जो एयर है ये आगे निकली, जब ये आगे निकली तो इसका प्रेशर कितना था? वाटर की वेपर्स का पीएस। जब वो अंदर गई तो अंदर पी नॉट है, पी नॉट बड़ा होता है, तो वो पीएस पी नॉट में कन्वर्ट हो गया, यानी इस वेपर्स का कुछ हिस्सा उस पीएस को पी नॉट करने में खर्च हो गया, और वो बाहर पी नॉट का प्रेशर लेके बाहर निकल गई। अब उसकी वजह से यहां पर वाटर की वेपर्स का प्रेशर कुछ कम हो गया, फिर से ये सॉल्वेंट उड़ेगा और अपने प्रेशर को फिर से कितना मेंटेन करेगा? पी नॉट। वेट में यहां भी कमी आ जाएगी, और जब ये वेट एयर पी नॉट प्रेशर लेके निकलेगी तो वो CaCl2 के अंदर जाएगी, CaCl2 सारा का सारा वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहां से जो एयर बाहर निकल के आ रही है ये फिर से क्या बन जाएगी? ड्राई एयर। मानते हो बात को? ये फिर से ड्राई एयर बन गई, और सारा का सारा CO2 पानी जो है वो CaCl2 एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से CaCl2 के वेट में कुछ इंक्रीमेंट होगा, जो कि मैं तराजू से नाप लूंगा। यानी मेरा घर में ये जो काम करने की बात जो मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं घर में सिर्फ क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं? मैं घर में सिर्फ ये ऑब्जर्व कर सकता हूं कि सर इसके वेट में कमी W1 आ रही है, इसके वेट में कमी W2 आ रही है, और इसके वेट में इंक्रीमेंट W1 प्लस W2 आ रहा है। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि W1 W2 से आप रिलेटिव लोवरिंग कैसे निकाल लेंगे? सर रिलेटिव लोवरिंग कहां है इसके अंदर? तो मैंने कहा देखिए बहुत आसान है, मैं आपको रिलेटिव लोवरिंग कैलकुलेट करके दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर मेंशन कर देते हैं कि व्हाट इज W1 एंड व्हाट इज W2। सो W1 इज द वेट लॉस इन सॉल्यूशन कंटेनर। सॉल्यूशन कंटेनर का वेट लॉस W1 है, एंड व्हाट इज W2? W2 इज वेट लॉस इन सॉल्वेंट कंटेनर। सॉल्वेंट कंटेनर, समझ रहे बात को? यानी W1 W2 हमने डिफाइन कर दिया। अब मुझे यह सोचना है कि मैं रिलेटिव लोवरिंग कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल सा काम है। वो ये है कि अगर मैं ये बात जानता हूं कि PV इज इक्वल टू NRT, मैं इसको यह भी लिख सकता हूं N की वैल्यू वेट अपॉन मोलर मास इंटू RT। क्लियर? तो अगर हम W की वैल्यू निकालें तो PVM बाय RT के बराबर आती है। समझो जरा, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी वेट गैस का एब्जॉर्ब या बढ़ता है, जो भी वेट आप गैस यानी किसी भी गैस का वेट, वो उसके प्रेशर, वॉल्यूम, मोलर मास और टेम्परेचर के ऊपर लिंक होता है। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि फर्स्ट बर्तन में आपने पानी की वेपर्स को खाया और आप बाहर निकल गए, तो कितनी प्रेशर की वेपर को खाया आपने? जो आपने पानी की वेपर्स को आपने पहले बर्तन में इकट्ठा किया, वो कितनी प्रेशर आपने लिया? सर वो पीएस प्रेशर की वाटर की वेपर को मैंने एब्जॉर्ब किया और मैं बाहर चला गया। तो अगर आपने पीएस प्रेशर की वाटर की वेपर्स को एब्जॉर्ब किया, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल PV इक्वल टू RT आइडियल गैस इक्वेशन,
एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस सिंपल कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूज करता हूं तो इस सिंपल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जो W1 होगा, जरा समझना, वो होगा PS VM/RT। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। समझो बात। यानी अगर आप यह जानना चाहते हैं कि फर्स्ट कंटेनर में वेट में कितनी कमी आ रही है, तो आप यह बताइए फर्स्ट कंटेनर में आपने किस प्रेशर की वाटर वेपर को गायब किया है। तो सर मैंने पीएस प्रेशर को खा लिया और वो पीएस प्रेशर खाकर वो बाहर चली गई। यानी आपने वो वाटर की वेपर से एब्जॉर्ब की है जिनका प्रेशर क्या है, पीएस। और जब आपको यह पता चल जाए गैस का प्रेशर पीएस था तो कितना वेट होगा, सर पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को यूज करके आप वो वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर फर्स्ट कंटेनर की वेट में जो कमी आई वो पीएस वीएम बाय आरटी से निकाली जा सकती है। और इसी वजह से अगर मैं सेकंड कंटेनर के वेट की कमी की बात करूं तो वो आपका इनिशियली प्रेशर कितना था, सर मेरा प्रेशर तो ऑलरेडी पीएस था, जब मैं अंदर गया तो मेरा प्रेशर पीएस था, और अब मैं पीएस से बढ़कर कितना हो गया, सर अब मैं पीएस से बढ़कर पी नॉट हो गया। तो आपने कितनी प्रेशर की वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर ली, सर मैंने पी नॉट माइनस पीएस प्रेशर की वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर ली। सो द वेट लॉस विल बी पी नॉट माइनस पीएस वीएम बाय आरटी। यानी ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। और अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मुझे एक और इक्वेशन पता चल रही है, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू पी नॉट वीएम बाय आरटी। पी नॉट वीएम बाय आरटी। क्लियर है? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास ये तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, पी नॉट वीएम बाय आरटी। अब आप बताइए व्हाट इज रिलेटिव लोवरिंग। सर आप तो बता चुके हैं, ये बात तो आपने बताई थी कि जो रिलेटिव लोवरिंग होती है आर एल वीपी, इट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट। अब आप बताइए इन फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस के साथ ऐसा क्या करें कि पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट आ जाए। सर आप सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। बताओ समझे बात को। सर ये आ सकता है अगर मैं सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, सर दिस डिवाइडेड बाय दिस, सर वीएम बाय आरटी कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, सर मुझे पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट मिल जाएगा। एंड दैट इज इनडायरेक्टली इक्वल टू व्हाट, सर दैट इज इनडायरेक्टली इक्वल टू W2 अपॉन W1 प्लस W2। कुछ समझे बात को। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं घर बैठे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे घर बैठे तराजू में W1 W2 की वैल्यू पता है। तो अगर आपको W1 W2 की वैल्यू पता है तो सीधे सीधे यहां पुट करके आप रिलेटिव लोवरिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज W2, दैट इज वेट loss in the solvent container. And what is W1 plus W2? So W1 plus W2 is the weight gain in the third container or the total weight loss. जैसा बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। क्लियर है? तो सब लोग ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट के लिए जो मैं समझा रहा हूं उसको आप समझ लें एक बार, और नहीं तो कम से कम ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट के लिए ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला जरूर याद रखें कि सॉल्वेंट के वेट लॉस, सॉल्वेंट कंटेनर के वेट लॉस को अगर मैं सोल्यूशन प्लस सॉल्वेंट के वेट लॉस से डिवाइड कर दूं तो मुझे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल जाती है। यानी अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेट लॉस इन सॉल्वेंट कंटेनर डिवाइडेड बाय weight loss in solvent container plus weight loss in solution container। सर ये हमारा अल्टीमेटली फॉर्मूला तैयार हो गया। तो जब कभी भी हमें कोई सवाल दिखाई देगा तो एटलीस्ट आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर ये सवाल तो ऑसवाल्ड वॉकर से एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। जिसने ये कभी पढ़ा नहीं ऑसवाल्ड वॉकर, वो सवाल देख के कभी सोच भी नहीं पाएगा कि सवाल कैसे किया जाएगा। मैंने इसलिए तुम्हें ये बात बता दी कि भाई अगर कभी इस तरह से, जैसे मैं एक सवाल तुम्हें दिखाता हूं, तुम खुद सोचो जिस बच्चे ने कभी ऑसवाल्ड वॉकर सुना ही नहीं, उसको कहेगा पागल आदमी पूछ क्या रहा है, इस कंटेनर के वेट में इतनी कमी आ गई, उस कंटेनर के वेट में उतनी बढ़ोतरी हो गई। अबे वेट से मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या पता रिलेटिव लोवरिंग कैसे निकलती है। मुझे तो रिलेटिव लोवरिंग निकालने के दो तरीके बताए गए, या तो पी नॉट पीएस दे दो खट से निकाल लूंगा, या फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट के मोल्स दे दो खट से निकाल लूंगा। ये क्या ड्रामा है सर, ये वेट लॉस कहां से आ गया। तो जिसने ऑसवाल्ड वॉकर कभी सुना ही नहीं है वो ये सवाल नहीं कर पाए। तो मैं ये चाह रहा हूं आप सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को याद कर ले,
काम खत्म हो गया आपका। दूसरी बात, कोशिश करो कि ये जो एक्सपेरिमेंट आपको सिखाया गया, इस एक्सपेरिमेंट को आप समझें और ये समझें कि ये एनालिसिस कैसे की गई। सर पीएस प्रेशर की, जैसे अगर कोई आपसे पूछे किसी गैस का प्रेशर पीएस है, बताइए आप उसका वेट कैसे निकालें? तो मैंने कहा पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाकर वेट निकाल लेंगे। वही यहां पर भी है। अगर कोई ड्राई एयर पीएस प्रेशर की गैस को लेकर चली गई तो उसने कितना वेट ले लिया, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकल आया, तो वो वेट W1 आ गया, दूसरे वाले केस में W2 आ गया, दोनों को जोड़ के W1 प्लस W2 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज रिलेटिव लोवरिंग, तो आपने देखा सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा तो वीएम बाय आरटी कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट आ जाएगा, और पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट ही रिलेटिव लोवरिंग। इसका मतलब यह हुआ सर अगर W2 को W1 प्लस W2 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिलेटिव लोवरिंग निकाली जा सकती है। जल्दी बताओ समझ पाए कि नहीं? लव यू सर, लव यू लव यू लव यू बेटा, लव यू। याद हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जैसे जैसे मैं दिखाता हूं तुम्हें, मान लीजिए ये आ गया, ये क्या यार, हाँ चलिए यही आ गया, ठीक। अब ये सवाल आ गया। अब आप सोचिए सवाल को देख के जिस बच्चे को ऑसवाल्ड, मान लीजिए मुझे ऑसवाल्ड वॉकर नहीं आता, तो मैं सवाल पढ़ते ही क्या कर रहा हूं, ड्राई एयर वॉज पास्ड थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ सल्यूट वाटर एंड द वेट लॉस मोलर क्या है भाई? तो अंदर से 3-4 गालियां निकल के आएंगी, पता नहीं साला क्या पूछ रहा है, बकवास में समझ में नहीं आ रहा, ड्राई एयर को पास कर रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा बच्चा, इसमें कहीं ऑसवाल्ड वॉकर नाम नहीं लिखा गया, आप समझ बात को, लेकिन जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो क्या कहेगा, एक सेकंड सर ने बताया था वो ड्राई एयर पास करते हैं, वेट लॉस हो जाता है, फलाना धमाका हो जाता है, पक्का ऑसवाल्ड वॉकर। और ऑसवाल्ड वॉकर है तो हमने ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, हमने कभी ऐसी तैसी तुम्हारी, हमें कुछ नहीं करना है, हमें दो बातें बता दो, सल्यूट का सॉल्वेंट के वेट में कितनी कमी आ रही है, सॉल्वेंट कंटेनर में कितनी कमी आ रही है, और सोल्यूशन वाले कंटेनर में कितनी कमी आ रही है, मेरा काम चल जाए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ, बकरे का टेम्पलेट लगवाएंगे भाई। आज जो है प्रयास बैच में बकरे का टेम्पलेट लगा था, तो उन्होंने बकरे के टेम्पलेट खींचते खींचते जो है 1 मिनट के अंदर जो है वो 25,000 पहुंचा दिया था। 20-25,000 बकरे टेम्पलेट बढ़ा दिए थे उसके बकरे के। तो उसमें क्लिक करके, नहीं रिपीट मत करना, रिपीट मत करवाओ, रिपीट मत करवाओ, खुद से सीखो, थोड़ा सा खुद से करके देखो, समझ में आ जाए। एक बच्चे ने लिखा है एंड, एक बच्चे ने लिखा एंड। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो चलिए इस सवाल को करके देख लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ड्राई एयर ऑफ पास थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ अ सल्यूट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, चलिए ठीक है, एंड देन इट इज पास थ्रू द प्योर वाटर। अच्छा, तो लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन वॉज 2.5, सोल्यूशन का वेट लॉस जो है वो 2.5, प्योर पता नहीं, तो एक बार करके देखते हैं यार। सबसे पहली बात, हम अपने हिसाब से रिलेटिव लोवरिंग कैसे लिखते हैं, आर एल वीपी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हम एक तो ऐसे लिखते हैं, और अगर मैं ये ड्राइयर वाला फंडा करूं तो क्या होता है, वेट लॉस इन सॉल्वेंट कंटेनर डिवाइडेड बाय टोटल वेट लॉस, यही होता है W1 प्लस W2। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, सल्यूट के मोल्स कितने हैं सर, सल्यूट के 5 ग्राम घोले गए, 5 ग्राम ऑफ सल्यूट, तो और उसका मोलर मास मुझे निकालना है, तो दैट मींस 5 अपॉन एम अपॉन 5 अपॉन एम, ये तो अच्छा सवाल है यार, प्लस 80 ग्राम पानी है, तो दैट मींस 80 बटा पानी आजकल 18 होता है, 80 बटा 18, ठीक है ना, सही कर रहा है, इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू W2 क्या है, सॉल्वेंट कंटेनर का वेट लॉस, द लॉस इन द वेट ऑफ सोल्यूशन वॉज 2.5 एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 0.04। बस मस्त हो गया, प्योर सॉल्वेंट का वेट लॉस 0.04 है और 0.04 प्लस टोटल हो गया 2.5, ये मस्त है सर। बस अब आप किसी तरह से जुगाड़बाजी लगाइए और m की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, खत्म हो गया। तो यहां से आप m कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार कैलकुलेट करके देखो यार कितना निकल के आता है, भाई हमारी तो हिम्मत नहीं है, तुम ही कैलकुलेट करो क्या निकल के आता है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि 0.04 और 2.5 आपस में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम देख लो, अगर करना है तो करो, नहीं तो पूरा सॉल्व करो। तो एक बार करो यार, एक बार पूरा सॉल्व करके बताओ जरा, देखते हैं तुम्हारा कैलकुलेशन कैसा है।
अब एक बार करके दिखाओ, ये अपना बर्थडे विशेष चल रही हैं, अब बर्थडे की विशेष चल रही हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे लल्लू। अबे सवाल करो। जल्दी से बताओ सवाल। 70 आ रहा है, 60 आ रहा है, एक आदमी कह रहा है 70 आ रहा है, एक आदमी कह रहा है 60 आ रहा है। सबके अपने मन से आ रहे हैं सर, कुछ भी अपने मन से। एक बार कैलकुलेट करो, एम की वैल्यू निकालनी है। यानी ये तो सब लोग समझ गए ना कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो यहां से निकल के आएगा। दिस इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने के अब 3 तरीके हो गए। एक तो ये वाला फॉर्मुला, एक पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट वाला फॉर्मुला, और एक ये ऑसवाल्ड वॉकर। अब इस सवाल में किया क्या है, उसने इन दोनों के बारे में बता रखा है। ठीक, तो मुझे रिलेटिव लोवरिंग नहीं निकालनी है, मुझे रिलेटिव लोवरिंग नहीं निकालनी है, मुझे सल्यूट का मोलर मास चाहिए। तो मैंने इस फॉर्म में रिलेटिव लोवरिंग को इस फॉर्म की रिलेटिव लोवरिंग के साथ इक्वेट कर दिया, और जैसे ही मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट करूंगा मुझे मोलर मास पता चल जाएगा। तो यहां से मोलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है। अब क्योंकि तुम सब लोग जो है बहुत ही गंदे गंदे आंसर दे रहे हो, तो मुझे लग रहा है मुझे खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बार करके देखते। नहीं, मैं तो करूंगा, मतलब तुम लोग जो है, ये तुम लोग जब आंसर ही गलत देते हो और कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हो, तो तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा है, आप बताइए क्या फायदा है। 5/m डिवाइडेड बाय 5/m प्लस 40/9, नहीं क्या था वो, 80/18 इज इक्वल टू 0.04 अपॉन 2.54, यही है ना। तो अब इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। अब चाहो तो कुछ अजम्पशन ले सकते हैं। अजम्पशन ये लिया जा सकता है कि भाई जो सल्यूट है वो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में काफी कम है ना, ऐसा कुछ अजम्पशन भी लिया जा सकता है। और नहीं तो हम तो कहते हैं अजम्पशन क्या यार, प्रॉपर जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो। तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं, तो यह आ जाएगा 5/m इंटू 2.54 इज इक्वल टू 0.04 इंटू 5/m प्लस 80/18। प्रॉपर तरीके से तो यही तरीका है सॉल्व करने का। क्लियर है। अब इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच कर सकते हैं। तो अब मैं अगर 0.04 को उधर कर दूं डिवाइड में, तो यह आ जाएगा 4 से 5/m इंटू 60 24 14 63.5। ठीक है, ये सही कर रहे हैं। 5/m इंटू 63.5 हाँ इज इक्वल टू 5/m प्लस 80/18। अब जरा इसको सही कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा 5/m कॉमन ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा 62.5 इज इक्वल टू 80/18। इससे m की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 5 इंटू 62.5 इंटू 18 अपॉन 80, ये m निकला है। तो एक बार इसको सॉल्व करो भाई जल्दी से, इसको तसल्ली से सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करके कितना निकल के आता है, 5 इंटू 62.5 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 80। सर ये 70 आ रहा है। ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। बहुत सारे बच्चे 70 बता रहे थे, इतनी जल्दी कैसे बता रहे थे ये नहीं समझ में आ रहा है। दिस इज 70। सो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इज 70। अब इसमें कोई बेमानी नहीं कर रहा हूं, बहुत ईमानदारी से सारे सवाल किया है, तो इसमें कहीं कोई बेमानी नहीं है अपने हिसाब से, और बेमानी की जरूरत भी नहीं थी। अननेसरी बेमानी क्यों करेंगे। कुछ जगहों पर लिखा जाता है कि आप 5/m को 80/18 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा 70। तो अब हमें मेंशन नहीं किया है ना, हमें उसने बताया नहीं है कि भाई 5/m प्लस 80/18 को आप सिर्फ 80/18 लिख सकते हैं, हमें तो कहीं बताया नहीं है। तो हम क्यों बेमानी करें, हमने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया और प्रॉपर तरीके से फॉलो करके हमने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया सल्यूट का, वो 70 निकल के आया। लेकिन फिर वही बोलूंगा, ये सवाल सिर्फ वो बच्चा कर पाएगा जिसको ये तो पता है कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एन सल्यूट अपॉन एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट से निकलती है, बात समझ लो। लेकिन उसको यह भी पता होना चाहिए कि जो सल्यूट सॉल्वेंट के वेट लॉसेस हैं वो किस चीज से लिंक है। तो ये जो नीचे की इंफॉर्मेशन है, लॉस इन द वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑसवाल्ड वॉकर वाली।
तो जिसको ये ऑसवाल्ड वॉकर का आइडिया नहीं है वो ये सवाल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये अच्छा सवाल है, इस कैटेगरी के सवाल आपको करने होंगे और तभी आप कुछ मजे आ पाएंगे। ऐसी जैसे ये वाला सवाल है, अब ये वाला मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूं, तुम मस्त अपना होमवर्क में करना और इसको भी समझो। इसमें भी वही वाली ड्रामा चल रहा है, सर ड्राई एयर इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन। जिसको पता ही नहीं सर ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो क्या सवाल जवाब, लेकिन जिसको समझा दिया गया है वो समझ गया। सर ये ड्राई एयर वाली बात है, वेट लॉस इसका दे रखा है, वेट लॉस उसका दे रखा है, सर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, कर लेंगे हम आसानी से। लेकिन उसके लिए फिर मुझे पता होना चाहिए कि ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट क्या है। क्लियर है? तो ये आप होमवर्क में इसको डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं खूबसूरत डिस्कशन पर, एंड दैट इज आवर सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहना चाहते हैं ये? सर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब आप किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो सर वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज कर जाता है। और वेपर प्रेशर के डिक्रीज करने से इस प्रोसेस को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट से निकाली जाती है, विच इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इट इज इक्विवेलेंट टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। इफ योर सॉल्यूशन इज हाईली डाइल्यूटेड देन इट विल बी एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। दूसरा फॉर्मूला बताया गया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट, लेकिन दिस इज नॉट अ रिलेटिव लोअरिंग, ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं। तो अगर मुझे पी नॉट और पी एस गिवन हो तो मैं ये सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज करके अपने सवाल करता हूं। लेकिन अगर मुझे रिलेटिव लोअरिंग से कोई रिलेटेड बात करनी है तो वो तो फिक्स है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ही रिलेटिव लोअरिंग होती है और इसकी वैल्यू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट से निकाली जाती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया सबको? यार मैं इतनी बार एक बात बोल देता हूं, पता नहीं तुम याद भी करते हो कि नहीं। इसको याद कर लो भाई, इतनी बार बोला जाता है, याद हो जाना चाहिए तुम लोगों को। अब आती है सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहना चाह रहे हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ये क्या कहना चाह रहा है? यार इसमें चमक क्या रहा है? अच्छा चैट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जो बात है उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी सॉल्वेंट में कोई सल्यूट ऐड किया जाता है तो उसका सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाता है। दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा यार एक सेकेंड, ऐसा क्यों होता? उसने कहा बड़ा आसान है, आप इसके तमाम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। यानी इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस हेडिंग का क्या मतलब है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सीधा सा इसका यह मतलब। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया। कब? जब तुमने उसके अंदर एक चम्मच चीनी डाली। यानी जब कभी भी किसी सॉल्वेंट में एक चम्मच चीनी डाली जाती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सर रीजन बहुत क्लियर है, तुम सब समझते होगे। सर इसका एक थ्योरेटिकल रीजन तो बहुत साफ है। सर एक एक्सप्लेनेशन तो इतना क्लियर है कि जब आप चीनी डालते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है। याद है पीएस की वैल्यू पी नॉट से कम होती है और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो सर बॉइलिंग टेंपरेचर तक पहुंचने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सर बॉइलिंग तब होती है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो जब आपका ऑलरेडी वेपर प्रेशर कम हो चुका है तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने में अब ज्यादा टाइम लगता है, आपको ज्यादा हीट करना पड़ता है, आपको ज्यादा टेंपरेचर देना पड़ता है। यानी उस केस में आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? यानी मैं इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को तीन तरह से एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रहा हूं। एक एक्सप्लेनेशन तो बड़ा सीधा है जो अभी हम लोग दे रहे हैं, वो मैं लिख भी दूंगा। एक ऐसे ही बोलने का तरीका है, एक्सप्लेनेशन वन। ये जो पहला एक्सप्लेनेशन है सर बड़ा सीधा सा एक्सप्लेनेशन है, इसमें बहुत ज्यादा अकल लगाने की हमें लगता नहीं है जरूरत है। और ये एक्सप्लेनेशन यही है कि ऑन एडिंग नॉन volatile solute in a volatile solvent, vapor pressure decreases। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, ब्रैकेट में चाहो तो मैं लिख भी देता हूं, पीएस की वैल्यू पी नॉट से कम होती है। ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। इससे क्या होता है? अब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो फिर बॉइलिंग टेंपरेचर तक पहुंचने में या 1 atm तक पहुंचने में आपको टाइम लगता है। तो यहां पर मेंशन कर देते हैं, सिंस बॉइलिंग ओनली
occurs when vapor pressure is equal to, when vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी बॉइलिंग सिर्फ तब होती है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। क्लियर? अब क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने में ज्यादा हीट करना पड़ता है, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। सिंस बॉइलिंग ओनली अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर and due to decrease in vapor pressure of solution with respect to solvent, we need more temperature to attain vapor pressure equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure. So boiling point increases. So boiling point increases. मेरे ख्याल से सब लोग को समझ में तो आ ही गया होगा कि हो क्या रहा है। यानी ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, सिंस बॉइलिंग ओनली अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ड्यू टू डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट वी नीड मोर टेम्परेचर टू अटेन वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो बॉइलिंग पॉइंट हमारा वो इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है ये वाली बात? यानी और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह याद होना चाहिए कि बॉइलिंग कब होती है। बॉइलिंग तब होती है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ बॉइलिंग। क्लियर है? तो मैंने कहा ठीक है सर, ये तो एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है और बड़ा लॉजिकल है सर। हमें ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी समझ में आता है कि जब आप चीनी डालेंगे तो चीनी के डालने से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग देखिए तब होती है जब आपका वेपर प्रेशर यहां हो। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये, तो अगर मैं प्योर सॉल्वेंट को बॉयल कराना चाहता हूं तो मुझे नीचे आग लगानी पड़ेगी ताकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ते 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 किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेयर के बराबर। और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के बराबर होगा बुल 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 करके बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन सर जब आप चीनी डाल देते हैं तो क्या होता है? जब चीनी डाल देते हैं तो यही वेपर प्रेशर और कम हो जाता है क्योंकि चीनी डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसको 1 एटीएम तक जाने में सर आग लगानी पड़ेगी। लगाते जा रहे 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 लगाते जा रहे, अब जाके ये 1 एटीएम होगा। यानी 1 एटीएम तक वेपर प्रेशर को पहुंचाने में ज्यादा समय लग जाता है, आपको ज्यादा हीट करना पड़ता है। दैट मींस आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है? ये एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। चलिए सर दूसरा एक्सप्लेनेशन दीजिए सर। दूसरा एक्सप्लेनेशन है हमारा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब मैं सेकेंड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 एंड दिस इज माय ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। चलिए सर एक्सप्लेनेशन 2 दे दीजिए। ये क्या? ये कह रहे हैं कि सर आप ग्राफिकली भी इस बात को समझा सकते थे। मैंने कहा ग्राफिकली कैसे समझाना था? कह रहा है सर बड़ा आसान है, ये लीजिए आप ग्राफिकली इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। सर ये देखिए, ये आपका एक बर्तन, ये आपका एक ग्राफ है जिसमें आपने क्या क्या ले रखा है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया जो कि टेढ़ा था, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया सर। इसके ऊपर आपने ये ऐसे करी। ठीक है सर, ये अब क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जरा वो समझते हैं। सर बॉइलिंग तब होती है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो मान लेते हैं दिस इज द लाइन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन। ठीक है, अब वैसे इस लाइन की जरूरत नहीं है ना, तो इसको हटा ही देते हैं। ये अब मान लीजिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन, दिस इज लाइन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम, यानी ये हो गया फिक्स। दिस इज 1 एटीएम, ये 1 एटीएम का वेपर प्रेशर, दिस इज वेपर प्रेशर। ठीक, अच्छा, और ये क्या है हमारा? ये हमारा है बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। या फिर ऐसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्यों लिख रहे हैं, सीधे टेम्परेचर लिखते हैं। दिस इज टेम्परेचर।
दिस इज टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट, तो क्या आप बता सकते हो उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना होगा? सर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है किसी टेम्परेचर 40 डिग्री 20 डिग्री, मान लीजिए पानी है सर, पानी का वेपर प्रेशर 20 डिग्री पे कितना होगा सर? पानी का वेपर 20 डिग्री पर सर काफी कम होगा सर। पानी उबलता 100 डिग्री पर है सर, यानी 100 डिग्री पर उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा सर। 20 डिग्री पर वेपर प्रेशर काफी कम होगा। तो मान लेते हैं कोई सॉल्वेंट है हमारा जिसका वेपर प्रेशर ये, फिर क्या हुआ सर? अब आपने आग लगा दी, टेम्परेचर, क्योंकि अब आप बॉयल कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो आग जब लगाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ने लगे। सर ये देखिए आप, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इस पॉइंट पर आकर उसका वेपर प्रेशर जो है वो इस लाइन को कट कर रहा है। ये कौन सी लाइन है सर? ये लाइन 1 एटीएम वेपर प्रेशर वाली लाइन है। समझ रहे बात को? यानी ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इस सॉल्वेंट का, दिस इज प्योर सॉल्वेंट सर, ये जो आप ले रहे हैं दिस इज प्योर सॉल्वेंट सर, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 एटीएम सर। बस 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 सर, बॉइलिंग चालू हो गई सर, इस आदमी की बॉइलिंग चालू हो गई, एंड दिस इज योर बॉइलिंग टेम्परेचर सर। ये है आपका टी बी सर, ये आपका बॉइलिंग टेम्परेचर है, इसको टीबी कह देंगे। यानी टीबी का मतलब क्या हुआ सर? टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, प्योर क्या मतलब होता है? सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये टीबी हो गया। ठीक है सर, अब आप बताइए क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा 1 चम्मच चीनी डालो तब मजा आए, समझो बात। तो मैंने कहा सर 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं। जब 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो क्या होगा? जिस टेम्परेचर पर पानी का वेपर प्रेशर ये था, उसी टेम्परेचर पर जब आप 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। मानते हो बात को? हाँ सर, बात तो आपकी सही, वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो सर अब आपका जो इनिशियल वेपर प्रेशर है उसी टेम्परेचर पर वो ये होगा। बिल्कुल सही। और जब आप आग लगाएंगे तो ये वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। बिल्कुल सही। और बढ़ते 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 जाकर 1 एटीएम को कहां कट करेगा सर? 1 एटीएम को यहां कट करेगा, और जहां ये 1 एटीएम को कट करेगा सर वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सर। साफ दिखाई देता है, दिस इज योर न्यू बॉइलिंग पॉइंट विच इज ग्रेटर देन द ओल्ड बॉइलिंग पॉइंट। दैट मींस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी था, लेकिन अब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी डैश है विच इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी दिस इज माई सोल्यूशन, दिस इज माई सोल्यूशन। और वो भी कौन सा सोल्यूशन है सर? दिस इज माई सोल्यूशन 1। सोल्यूशन 1 का मतलब मान लेते हैं 1 चम्मच चीनी, यानी आपने सॉल्वेंट में जब 1 चम्मच चीनी डाली तो बॉइलिंग पॉइंट टीबी से बढ़कर क्या हो गया सर? बॉइलिंग पॉइंट टीबी से बढ़कर टीबी डैश हो गया। यानी टीबी डैश क्या है? टीबी डैश इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 1। और सोल्यूशन 1 को कह रहा हूं मैं ऐसे समझाने के लिए, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चीनी, चीनी मतलब सल्यूट, 1 चम्मच चीनी। ठीक है ये। अब सर मान लीजिए मैंने इसके अंदर 1 चम्मच चीनी और डाल दी, यानी 2 चम्मच चीनी हो गई। अब आपने सल्यूट अगर और बढ़ा दिया तो आप जानते होंगे सल्यूट अगर और बढ़ गया तो वेपर प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सर सल्यूट बढ़ता जाएगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन गिरता जाएगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा। याद है, पीएस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कम होता जा रहा है, वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। यानी अगर आप इसके अंदर 1 चम्मच चीनी और डाल देंगे तो सर अब आपका वेपर प्रेशर उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और कम हो जाएगा, और अब ये धीरे धीरे आग लगाने से बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जो 1 एटीएम की लाइन को इस जगह पे कट करेगा, और ये एक ऐसी जगह होगी जिसको नीचे बढ़ाने से आपको बॉइलिंग टेम्परेचर मिलेगा, और साफ दिखाई देता है कि इस बार का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो और बढ़ जाएगा। यानी दिस इज टीबी डबल डैश विच इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 2, दिस इज 2 चम्मच चीनी। ऐसे सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं यार, 2 चम्मच चीनी। क्लियर है? यानी दिस इज माय सोल्यूशन 2। ये मेरा सेकंड एक्सप्लेनेशन है कि जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे चीनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सर बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? नहीं, ये नहीं सही। बॉइलिंग पॉइंट से मतलब नहीं है सर। आप जो प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं दैट इज एलिवेशन। एलिवेशन मतलब कैसे सर? जरा देखिए, यह है प्योर सॉल्वेंट और यह है 1 चम्मच चीनी वाला सोल्यूशन। तो 1 चम्मच चीनी डालने से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहीं पर 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डालता सर और ज्यादा एलिवेट कर जाता। आप देख पा रहे हैं एलिवेशन को, समझ पा रहे हैं सर? ये देखिए, 1 चम्मच चीनी डालने से ये एलिवेशन, एलिवेशन मतलब बढ़ोतरी। अगर 2 चम्मच डालते तो सर 2 चम्मच डालते तो ये बढ़ोतरी,
3 चम्मच डालते तो ये बढ़ोतरी। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं जैसे जैसे चम्मच बढ़ती जा रही हैं, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब चीनी के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन बढ़ रहा है। क्लियर है ये वाली बात? और ये इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई क्योंकि चीनी के पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, जो उसकी डिफरेंस है, वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। दैट इज व्हाई डेल्टा टीबी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे चीनी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन भी बढ़ता जा रहा है। यानी डेल्टा टीबी इज एलिवेशन in boiling point, which is directly proportional to number of solute particles. That is why elevation in boiling point, जिसको आप क्या कहते हैं, डेल्टा टीबी, इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे निकाली जाती है वो सब बात की बात है। क्लियर है ये वाली बात? यानी बड़ा क्लियर हो गया सर कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे चीनी डालते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। पहले प्योर वाटर था तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, अब 1 चम्मच चीनी डाल दी तो 101 डिग्री हो गया। जब 2 चम्मच चीनी डालेंगे तो मान लो 102 डिग्री हो गया, 3 चम्मच डालेंगे तो 103 हो गया। इसका मतलब यह हुआ सर 1 चम्मच चीनी डालने से 100 से 101 हो गया, यानी एलिवेशन इज 1। 2 चम्मच चीनी डालते तो 100 से 102 हो जाता, यानी एलिवेशन इज 2। 3 चम्मच चीनी डालते तो 100 से 103 हो जाता, यानी एलिवेशन इज 3। यानी चीनी बढ़ती जा रही है और ये एलिवेशन भी बढ़ता जा रहा है। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। सो दैट मींस दैट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चीनी व्हिच इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी वो सारी प्रॉपर्टी जो चीनी के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोली जाती है। सो दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? ये हमारा सेकंड एक्सप्लेनेशन। तीसरा एक्सप्लेनेशन भी हम अपना देंगे तुम्हें, है ना, बात समझो। जब पढ़ रहे हैं तो हर डिटेल में जाएंगे। ये जो 2 एक्सप्लेनेशन है ये बोर्ड्स लेवल पर मैटर करते हैं, है ना। बोर्ड्स लेवल पर हमें ये दोनों एक्सप्लेनेशन समझ में आने चाहिए। तीसरा जो एक्सप्लेनेशन है ये नेक्स्ट लेवल एक्सप्लेनेशन है जो हम देना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये 2 लेवल, हमें 2 एक्सप्लेनेशन उन सारे बच्चों को ध्यान रखने हैं जो अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स को भी साथ में लेके चल रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली सभी लोग चलते हैं, है ना। तो कम से कम एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ऐसा ही ठीक है, ये सर यहां तक हमें समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर। तीसरी कैटेगरी वो है, वो सारे बच्चे जो ये सोच के एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं हमें तो जेई के लिए भी साथ साथ पढ़ना है। तो जो जेई के लिए भी साथ साथ पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली वो तभी हमसे पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो उनको ये तीसरा एक्सप्लेनेशन भी मैं देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गए ताकि मैं तीसरे एक्सप्लेनेशन तक पहुंच पाऊं। ये दोनों एक्सप्लेनेशन सबको क्लियर हो गए? क्लियर है? डाउट पाउट छोड़ो भाई, तुम्हारा जोक बॉक्स वही बकवास। कल वाले डाउट्स होंगे तो अच्छे लगे, कल वाले डाउट अच्छे थे सर, यू आर ग्रेट, यू आर ऑसम ऑसम, समझ बात को, वो वाले अच्छे थे। उसमें सब सवाल वाल उल्टे सीधे पूछ रहे हो तो सर हम कैसे करें, हम तो लुट गए सर, बर्बाद हो गए सर, कितनी कॉपियां बनानी है सर, व्हाट इज वेपर प्रेशर सर, ऐसा समझ बात को। इस तरह के डाउट आते हैं तो ऐसा लगता है कि शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार डाउट देख लेते हैं, रिसेंट ही देखते हैं सर। यू ओह बहुत बढ़िया, बेस्ट है सर, यू आर गोटेस्ट, गोटेस्ट गोट, ये वाला बस यही चाहिए, यही बेस्ट है डाउट, बाकी सारे फर्जी डाउट्स। हम बात को सेकंड वाला सर, एंड का टेम्पलेट लगवा दीजिए। ये देखिए कितना फर्जी डाउट, ये डाउट है हमारा रीसेंट डाउट सर, एंड का टेम्पलेट लगा दीजिए ताकि हम एंड 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 करता शुरू कर दे। बहुत बढ़िया नालायक इंसान। मयंक कह रहा बहुत बढ़िया, आई लव यू सर। सर सरप्राइज क्या है बताएंगे सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया प्रणव शब्द बॉलीवुड हो, ऑल इजली क्लियर, नाइस एक्सप्लेनेशन सर, मजा आ गया, यू आर गुड, ऑप डॉप गोप डॉप, बहुत बढ़िया सर, शाबाश। डाउट खत्म हो गया, ठीक, क्लियर है ये वाली बात, सबको ये वाली बात समझ में आ गई। चलिए सर अब आते हैं तीसरे लेवल पर, तीसरे लेवल के एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। तीसरे लेवल का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? तीसरे लेवल का अच्छा कॉमन डाउट देखने, कॉमन में जैसे बहुत कमाल होगा सर। सर होमवर्क क्वेश्चन 5 डाउट है,
अब कर आदित्य, मैं बताऊंगा इसको बेटा, आज मैं होमवर्क वाला नहीं लेके आया, मतलब लाया हूं लेकिन मैं आज समझ रहा आज थोड़ा सा पढ़ने के मूड में था, तो मैं सवाल कल कर लूंगा, टेंशन मत लो। सेन वेन यूज पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस, वूडा कौशल यार बहुत डिटेल में समझाया यार। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट हमारा रिलेटिव लोवरिंग होता है। तो जब कभी किसी सवाल में रिलेटिव लोवरिंग दी जाए या पूछी जाए तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर किसी सवाल में पी नॉट और पी एस गिवन हो और कुछ और जानना चाहता है कि मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट निकालो या सल्यूट के मोल्स कितने हैं, तो अब रिलेटिव लोवरिंग से तो कोई लेना देना नहीं है, तो आप पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस वाला फॉर्मुला यूज करें, क्योंकि वो ज्यादा सिंपल होता है। मैं मना नहीं करता आपको ऊपर वाला करना, ऊपर वाला करिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आपकी कैलकुलेशंस को थोड़ा अवॉइड करवा रहा हूं। ठीक सर, आर यू सॉल्विंग पी वाई क्यू में परसेंटेज आया, प्लीज एक्सप्लेन मोल परसेंट। मोल परसेंट मतलब मेरे मोल अपॉन टोटल मोल इनटू 100। परसेंट में भी तुम्हें डाउट है दोस्त, परसेंटेज में तो कभी भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सर व्हाट इज एजियोट्रॉप्स, बहुत बढ़िया। वेट मोल्स, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, कॉलिगेटिव, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ऑसवाल्ट की मीनिंग पूछ रहे हैं सुमित, पूछ रहे हैं ऑसवाल्ट मीनिंग सर। ऑस्मोटिक प्रेशर कब होगी, जब होगी उसके बाद भी श्योर डाउट्स ही आएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर उसके बाद आ जाएगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता क्यों है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज एनाइट्रस, अरे यार क्या बकवास। एनाइट्रस मतलब सूखा हुआ, सूखा हुआ कैल्शियम क्लोराइड, जब उसके ऊपर CO2 पानी गिरता है तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए चैट बंद कर देते हैं, फर्जी लोग हैं, बिल्कुल फर्जी। ठीक, चलिए खैर, तो अब करना क्या चाह रहे हैं सर, अब तीसरा एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। तीसरा एक्सप्लेनेशन उन लोगों के लिए भी है जो ये पूछ रहे थे कि सर व्हाट इज वेपर प्रेशर, व्हाट इज ऑसवाल्ट। समझ बात को, ये उन लोगों के लिए भी तीसरा एक्सप्लेनेशन है, आप समझ रहे हैं, तो वो लोग भी तीसरा एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, है ना। और कितना दिमाग लगाएंगे आप सोचिए, अरे ये तीसरा एक्सप्लेनेशन, अरे ओ ऐसा, अच्छा ये वो समझ। अबे तुम्हें जब यही नहीं समझ पा रहे हो वेपर प्रेशर क्या है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, क्लास ही नहीं अटेंड करनी है, ऐसे ही सोते सोते बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं टेबल पे, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, ऐसे मुंह खोल के लैपटॉप देख रहे हैं, कहीं सो गए, बीच में आंख खुल गई, किसी ने आवाज लगा दी, क्या कर रहे हो सो। यार ये कोई तैयारी है, ये कोई तैयारी, इससे अच्छा तो तैयारी मत करो दोस्त, अपना मस्त रहो, कम से कम मस्त तो रहो। फिर वही बोलूंगा, कर कुछ रहे नहीं, मजे तुम्हारे चल नहीं रहे, आज भी जबरदस्ती कमरे के अंदर बैठे हो, जबरदस्ती टेबल चेयर पे बैठे हो, जबरदस्ती सुन रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन या तो मजे कर लो ना यार, बेस्ट क्या है, या तो मजे कर लिए जाए, वो बेस्ट, वो भी नहीं है। अबे तो फिर पढ़ ही लो ना यार, जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो पढ़ ही क्यों नहीं लेते। हमें ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन ठीक है, देखो जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें ज्यादा समझा नहीं सकते। अब हम तीसरे एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तीसरा एक्सप्लेनेशन क्या है, थर्ड एक्सप्लेनेशन है थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेनेशन। मैं सिर्फ एक बार समझाऊंगा, जिसके समझ में आना होगा आ जाएगा, और नहीं तो सिर्फ इतना ही बहुत है कि आपको यह समझ में आता है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट्स, इतना ही बहुत है। ठीक है ना, एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही बहुत है। ठीक है, हम तीसरी तरह से इस बात को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि चीनी के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट क्यों करता है। मैं तीसरे एक्सप्लेनेशन से इस बात को समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब जरा समझना इस बात को, यह बात सिर्फ उन बच्चों के समझ में आएगी जो शुरू से मेरी बात सुनते चले जाएंगे। क्या तुम ये बताओ, जो वेपर्स बनती है, जैसे पानी लिया आपने, प्योर सॉल्वेंट है ना, तो जो वेपर बनेंगी उसमें कौन होगा। अरे सर उसमें उसमें पानी होगा, यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक बर्तन ये है ना, एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है, तीन बर्तन है, और इन तीनों बर्तनों में खूबी क्या है, इन तीनों बर्तनों की खूबी यह है कि जो पहला बर्तन है उसमें सिर्फ पानी है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। दूसरा बर्तन ऐसा है जिसमें चीनी भी है, और तीसरा बर्तन ऐसा है जिसमें पानी के साथ चीनी भी है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे तीन बर्तन हैं, इन तीनों बर्तनों के अंदर खास बात यह है कि इन तीनों के अंदर ये पानी है, इसमें पानी है, इसमें पानी है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो पहला वाला बर्तन है दिस इज प्योर सॉल्वेंट, तो अगर ये प्योर सॉल्वेंट है तो ऑब्वियसली जो वेपर बनेंगी वो प्योर सॉल्वेंट की बनेंगी, बिल्कुल सही है। इन वेपर्स में कौन है, पानी पानी है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जो दूसरा बर्तन है, इस दूसरे बर्तन में चीनी भी है सर, ये देखिए चीनी भी है, इसके अंदर 1 चम्मच चीनी, ठीक है। और जो तीसरा बर्तन है इसमें सर 2 चम्मच चीनी है, इसमें चीनी और ज्यादा है सर, इसमें 2 चम्मच चीनी। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं, इसमें 2 चम्मच चीनी। अब आप मुझे ये बताइए, जरा सोच कर बताइएगा, दिस इज माई सॉल्वेंट, ये सब वही लोग जवाब दे पाएंगे जिनको जो सुन रहे हैं,
एंड दिस इज योर सोल्यूशन 1, दैट इज 1 चम्मच चीनी, एंड दिस इज योर सोल्यूशन 2, दैट इज 2 चम्मच चीनी। तुम ये बताओ पहले बर्तन में वेपर्स में कौन? सर पहले बर्तन की वेपर में पानी है सर, इसमें क्या सोचना है, यानी पहले तो पानी ही पानी है, ठीक है। दूसरे बर्तन की वेपर्स में कौन? जब उड़ेगा तो जो वेपर प्रेशर आ रहा है आपका फर्स्ट सेकंड कंटेनर का, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वो किसकी वजह से? सर वेपर्स की वजह से। किसकी वेपर्स है? सर पानी की और चीनी की। पागल हो गए हो? तुम्हें बताया था मैंने, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के लिए डिफाइन कर रहे हैं। चीनी नहीं उड़ती, उड़ेगा कौन? पानी। यानी यहां पर भी उड़ के कौन तैयार होगा? सर यहां पर भी उड़ के पानी आएगा सर, और यहां पर भी इनफैक्ट उड़ के कौन आएगा? सर सर पानी आएगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? सर हर जगह उड़ने से पानी आएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ, ये भी वाटर की वेपर्स हैं, ये भी वाटर की वेपर्स हैं, और ये भी वाटर की वेपर है। यानी हर जगह वाटर वेपर्स ही हैं। सिर्फ फर्क इतना है, अलग अलग जगहों पर वाटर की वेपर्स का जो प्रेशर है वो अलग अलग है। फर्स्ट कंटेनर में वाटर की वेपर्स का प्रेशर P0 है, सेकंड कंटेनर में वाटर की वेपर्स का प्रेशर PS1 है, थर्ड कंटेनर में वाटर की वेपर्स का प्रेशर और कम है, दैट इज PS2। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चीनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? समझ में आ गई बात? अच्छा सर, यानी एक चीज क्लियर है सर, नीचे का सिस्टम कुछ भी हो, बट जो फाइनल सिस्टम है वो वाटर की वेपर्स ही हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सर तीनों सूरतों में वाटर की वेपर्स ही आपको दिखाई देंगी। क्लियर है? यानी जरा समझने की कोशिश करना, हालांकि है बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन समझ में आना एक बार में थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी कोशिश करते हैं। सर ये जो आपने लाइन खींची है ना, जो कि गलत खींची है, ये जो आपने लाइन खींची है, इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूं मैं सर। क्या है इस लाइन के बारे में, आप क्या बताना चाहते हैं? ये लाइन है एंट्रोपी ऑफ वेपर्स। ये वेपर्स के एंट्रोपी की लाइन है सर, जो कि चाहे ये वेपर्स हो, चाहे ये वेपर्स हो, चाहे ये वेपर्स हो, सर उनकी एंट्रोपी फिक्स है, बिकॉज दे ऑल आर वाटर वेपर्स। क्लियर? ये वाली बात समझ में आ गई सर? हर जगह क्योंकि वाटर की वेपर्स ही हैं, इसलिए एक तरह से देखा जाए तो जो फर्स्ट रिएक्शन है, मेरी बात जरा समझना, फर्स्ट रिएक्शन क्या है? फर्स्ट रिएक्शन है सॉल्वेंट से वेपर का बनना। जरा समझना, द फर्स्ट रिएक्शन इज, सिर्फ प्रोसेस दिखा रहा हूं मैं, फर्स्ट रिएक्शन इज सॉल्वेंट, कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, सॉल्वेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर्स। दिस इज माय फर्स्ट रिएक्शन। ठीक। सेकेंड रिएक्शन इज व्हाट सर? सेकेंड रिएक्शन इज सोल्यूशन 1 इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स। ये हमारी सेकेंड रिएक्शन। एंड द थर्ड रिएक्शन इज सोल्यूशन 2 इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स। सर ये तीन रिएक्शंस आपके सामने हो रही हैं। रिएक्शन इन द सेंस, सर ये पहला इक्विलिब्रियम है, सेकंड इक्विलिब्रियम है, थर्ड इक्विलिब्रियम। और इन तीनों के केस में एक चीज क्लियर है कि इन तीनों का जो हमारा प्रोडक्ट साइड है सर वो फिक्स है सर। तीनों के केस में प्रोडक्ट साइड इज वेपर। मानते हो बात को? यानी तीनों रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो वेपर। यानी एक तरह से देखा जाए तो तीनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट की एंट्रोपी फिक्स है सर। तीनों रिएक्टेंट्स में जो प्रोडक्ट है, उस तीनों रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट है वो वेपर है। इसका मतलब प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी तीनों सूरतों में सेम। ठीक। अच्छा, अब ये बताइए फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट की एंट्रोपी क्या है? तो सर फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है आपका? सॉल्वेंट। सर सॉल्वेंट के बारे में कुछ ऐसा आपने बताया था कि सॉल्वेंट तो एक ऐसी चीज होती है जिसमें सारे लोग एक जैसे ही होते हैं सर, सारे पानी पानी, गोल 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 ऐसे पानी पानी, ऑल आर सिमेट्रिक सर, सिमेट्रिक सिस्टम सर, एवरीवन इज सेम। सो दिस इज सिमेट्रिक सर। एंड सिमेट्री अगर है तो एंट्रोपी, अब हमें नहीं पता तुमने क्या थोड़ा बहुत भी सीखा नहीं सीखा, हमें नहीं पता, हालांकि हम लोगों ने अपना माथा फोड़ा था खूब, लेकिन अगर तुमने नहीं सीखा तो मैं नहीं जानता इस बारे में। इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर रैंडमनेस ज्यादा होती है तो एंट्रोपी ज्यादा होती है, और रैंडमनेस तब ज्यादा होती है जब अनसिमेट्री हो। सर पानी इज, ऑल पानी इज सिमेट्रिक, सारे एक जैसे लोग हैं सर, सर उसके अंदर रैंडमनेस कम होगी सर, यानी पानी की जो एंट्रोपी है वो कम होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन में पानी या सॉल्वेंट की एंट्रोपी की बात करूं तो वो सॉल्वेंट की एंट्रोपी आपको यहां नजर आएगी, जो कि काफी कम है सर। दिस इज द एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट। ओहो, दिस इज द एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट सर। ये सॉल्वेंट की एंट्रोपी है जो काफी कम। दिस इज द एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, दिस इज एंट्रोपी ऑफ, पानी लिख देता हूं जैसा आपको ठीक लगे, सॉल्वेंट। ठीक है ये। एंड व्हाट इज द एंट्रोपी डिफरेंस? सर चेंज इन एंट्रोपी कितना है? इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज कितना है? सर इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज है डेल्टा S1, इसका एंट्रोपी चेंज है डेल्टा S2, और इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज है डेल्टा S3। सो द चेंज इन एंट्रोपी जो साथ दिखाई देती है वो चेंज इन एंट्रोपी सर, ये सर दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी। बताओ मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी सर, दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी।
क्लियर? और ये चेंज इन एंट्रोपी आपका कितना है सर? दिस इज डेल्टा S1, द चेंज इन एंट्रोपी इज डेल्टा S1। क्लियर? अच्छा सर, अब आते हैं सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या है सर? सेकंड रिएक्शन में आपने 1 चम्मच चीनी डाली, ये है आपकी सेकंड रिएक्शन। प्रोडक्ट साइड तो फिक्स है सर, प्रोडक्ट की तो लाइन फिक्स है सर, लेकिन अब रिएक्टेंट की साइड क्या है सर? रिएक्टेंट में सर 1 चम्मच चीनी पड़ी है। अब जब 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो सर पानी भी है और चीनी भी है। नाउ दे बोथ आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। नाउ सिमिट्री जो है वो थोड़ी कम है सर। सिमिट्री कम होने से अनसिमिट्री ज्यादा है, जिसकी वजह से रैंडमनेस ज्यादा होगी, यानी सॉल्यूशन की एंट्रोपी सर सॉल्वेंट से तो ज्यादा होगी सर। यानी जो हमारा सेकंड रिएक्शन है उसका जो रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट की अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं तो उस रिएक्टेंट की एंट्रोपी इससे तो बड़ी होगी सर, इससे तो ज्यादा ही होगी सर। वो यहां होगी सर, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, वो यहां होगी सर। कुछ समझे बात को? यानी उस सॉल्वेंट की, सोल्यूशन की जो एंट्रोपी है वो इस पानी की एंट्रोपी से तो ऊपर होगी सर। क्लियर? समझ में आया सर? दिस इज व्हाट सर? दिस इज द एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन 1। दिस इज द एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन 1। एंड व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज सर? द एंट्रोपी चेंज इज दिस सर, ये हमारा एंट्रोपी चेंज। यानी जब सॉल्यूशन 1 और वेपर बनता है तो एंट्रोपी में ये चेंज आता है सर। दिस इज एंट्रोपी चेंज विच इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा S2। सिमिलरली जब आप 1 चम्मच चीनी और डाल देते हैं तो सर रैंडमनेस और बढ़ जाती है, क्योंकि अनसिमिट्री और बढ़ जाती है, और अनसिमिट्री के बढ़ने से अब आपकी नई एंट्रोपी और बढ़ जाती है, और उस नई एंट्रोपी जो बढ़ती है वो यहां पहुंच जाती है। जरा समझिए, आपकी एंट्रोपी और बढ़ गई और वो बढ़कर मान लीजिए यहां पहुंच गई। अब ऐसे में दिस इज व्हाट सर? दिस इज द एंट्रोपी ऑफ, दिस इज द एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन 2 एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी। सर ये डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी, क्योंकि प्रोडक्ट तो फिक्स है सर, प्रोडक्ट साइड तो हमारा फिक्स है सर। प्रोडक्ट साइड क्या है? वेपर, और वेपर की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी सर। वेपर तो हवा होती है, रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है, तो सर वेपर सबसे ऊपर है, और उसके जस्ट नीचे सॉल्यूशन 2 की एंट्रोपी है, और ये है आपका एंट्रोपी का डिफरेंस। दिस इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज डेल्टा S3। अब जरा सोच के बताइए, सबसे ज्यादा एंट्रोपी चेंज कहां है सर? किस रिएक्शन या किस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज सबसे ज्यादा है सर? फर्स्ट प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज मैक्सिमम है सर, सेकंड प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज मॉडरेट है, और थर्ड प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज सबसे कम है सर। क्या बताना चाहते हो सर? हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, आप पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं सर। अब बहुत ध्यान से देखना जरा सर, एक इक्वेशन आपने पढ़ी थी अगर आपको याद हो, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। याद है ये इक्वेशन? सर एक चीज तो क्लियर है, दे ऑल आर इक्विलिब्रियम्स, यानी जब बॉइलिंग होती है तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, यानी लिक्विड और वेपर फेस इक्विलिब्रियम में होते हैं, और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G 0 होता है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज इक्वल टू 0, और अगर डेल्टा G 0 है तो एक चीज तो क्लियर है कि डेल्टा H नहीं, डेल्टा T नहीं, T इज इक्वल टू डेल्टा H बाय डेल्टा S। एंड क्योंकि बॉइलिंग की बात कर रहे हैं सो दिस इज TB। अब जरा सब लोग बहुत ध्यान से सुने सर, ये आपका इक्विलिब्रियम का इक्वेशन, ठीक है ये। अब आप मुझे खुद देख के बताइए सर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि डेल्टा H तो तीनों जगहों पर सेम है, क्यों? क्योंकि सर उड़ना तो पानी को है, तो पानी को ऊपर भेजने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो ऑलमोस्ट तीनों सूरतों में बराबर ही होगी सर, जिसको आप हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल सकते हैं। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और तीनों सूरतों में कौन कन्वर्ट हो रहा है? वाटर सर, वाटर वेपर में जा रहा है, वाटर वेपर में जा रहा है, वाटर वेपर में जा रहा है। सो इसका मतलब डेल्टा H प्रोसेस इन तीनों रिएक्शंस का सेम है। तो सर एक चीज तो क्लियर हो गई, जिसका डेल्टा S सबसे छोटा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। कुछ समझ में आई बात? यानी एक चीज क्लियर हो गई सर, जिस रिएक्शन का डेल्टा सबसे छोटा है सर उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, और वो कौन है जिसका डेल्टा सबसे छोटा है सर? वो है जिसके अंदर 2 चीनी चम्मच की पड़ी है, यानी चम्मच बढ़ता जा रहा है सर, बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये भी एक एक्सप्लेनेशन है जिसको एक्सप्लेनेशन 3 कह सकते हैं। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं इस बात को कि डेल्टा S, थोड़ा सा कहां लिखें, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, है ना, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इस बात को कि डेल्टा S के बढ़ने से जो बॉइलिंग पॉइंट वो डिक्रीज होगा। तो साफ समझ में आता है कि सिंस डेल्टा S3 इज लेस देन डेल्टा S2
is less than delta S1. So boiling point in 3 is greater than boiling point of second is greater than boiling point of pure solvent 1. है ना। अब तुम चाहो तो इसको अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो। व्हाट इज टीबी, टीबी2, टीबी3 सब अपने हिसाब से लिख लेते हैं। टीबी3 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2, टीबी2 is the boiling point of solution 1 and TB1 is the boiling point of solvent. ये हमने अज्यूम कर लिया, यानी साफ दिखाई देता है सर कि जैसे जैसे चीनी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था, जो कि एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, जो बहुत कम बच्चों को समझ में आता है और बहुत कम जगहों पर लोगों को पता होता है। तो आप इस बात को भी आगे के लिए ध्यान रखिएगा कि इसको थर्मोडायनेमिकली भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब इसके अंदर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को पुरानी बातों से लिंक हैं, तो मैं समझ रहा हूं बहुतों के तोते उड़े होंगे, लेकिन कम से कम कुछ लोग जिनको कुछ चीजों का आइडिया है वो कम से कम इस थर्ड एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे। जिसको नहीं समझ में आता है वो एटलीस्ट ये तो जरूर समझ के जाएगा कि जैसे जैसे चीनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट और उस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया भाई? ठीक है सर। अब ये तो बड़ा थ्योरेटिकल हो गया कि आपने बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सर मुझे ये बताइए, ये निकाला कैसे जाता है बॉइलिंग पॉइंट? अब मुझे गणित सवाल तो करवाइए सर, दुनिया भर के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। अब जरा सवाल करवाइए कि बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट कर गया, वो एलिवेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब मैं आता हूं उस गणित पर जो कि बहुत सीधी है, और वो ये है कि अगर मुझे कभी भी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कैलकुलेट करना हो, तो क्योंकि अभी ये बात तो प्रूफ हो चुकी है कि डेल्टा टीबी इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी चीनी के अमाउंट को बढ़ाने से डेल्टा टीबी बढ़ता है। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? मोलालिटी के अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो मोलालिटी भी बढ़ेगी, यानी डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अगर मैं इक्वालिटी की निशान लगाता हूं तो इक्वालिटी में डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। मान लीजिए मोलालिटी को हमने एम मान लिया। क्लियर है? ये मेरा फॉर्मूला है डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने का। मोलालिटी कैसे निकालते हैं ये तुम्हें पता है। केबी हमारा एक कांस्टेंट है, बिल्कुल बिना दिमाग लगाए लिख सकते हैं। केबी इज हमारा कांस्टेंट, जिसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। दिस इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के ऊपर। ओनली डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट। इसका सल्यूट के नाम से या उसके नेचर से कोई लेना देना नहीं। अगर तुमने पानी ले रखा है, अब चाहे तुम उसमें चीनी डाल दो, चाहे नमक डाल दो, चाहे यूरिया डाल दो, चाहे तुम खुद चले जाओ, उसका केबी फिक्स है सर। क्यों? क्योंकि केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट। क्लियर? यानी केबी एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें सवाल में दे दी जाती है। पानी है सॉल्वेंट तो उसका केबी दे देगा, बेंजीन है सॉल्वेंट तो उसका केबी दे देगा, जो भी सॉल्वेंट है आप उसका केबी दे दीजिएगा, खत्म। अब मान लीजिए वो आपसे कहता है कि मैं आपको अगर केबी ना दूं तो क्या होगा? तो ऐसे में आपको केबी की वैल्यू कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है। तो अब दूसरी बात क्या है कि अगर मुझे ये यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन ऑफ मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट अगर मुझे निकालना, इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो known as molal elevation, molal elevation of boiling point। इसको मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। यानी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इस डेफिनेशन को यूज किया जा सकता है और इस डेफिनेशन को यूज करके ही चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये है क्या, ये है क्या, है ना। और फिर उसके बाद ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये निकाला कैसे जाता है।
अब अगर सवाल में मान लीजिए इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? तो अब आप सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे, केबी इज इक्वल टू एम आर टीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन इन 2000। सर ये वाला एक फॉर्मूला मुझे ध्यान रखना है। अगर किसी सवाल में मुझे केबी गिवन ना हो तो मैं इस इक्वेशन का यूज करके केबी कैलकुलेट कर सकता हूं। इसमें कौन क्या क्या है वो मैं बता देता हूं। एम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टीबी हमारा बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है ऑफ सॉल्वेंट। सर अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी चीजें सॉल्वेंट के लिए हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो केबी वैल्यू है ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सॉल्वेंट के ऊपर। तो अगर आपको कभी किसी सवाल में केबी ना दिया जाए, वैसे तो ज्यादातर सवाल में देता है, लेकिन अगर केबी नहीं दिया जा रहा है, जैसे मुझे याद है इस साल या लास्ट ईयर के पेपर में केबी हमने इस फॉर्मूले से हमसे पूछा गया था, निकलवाया गया था, तो जिसको पता था उसने सॉल्व कर लिया था। तो जिसको फॉर्मूला पता है वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। बस इसमें जो डाउट आता है वो क्या है? सर जो डेल्टा एच वेपराइजेशन और आर, इनकी यूनिट्स में बच्चों को डाउट आता है। तो मेरा सजेशन क्या है कि आर की हमेशा वो यूनिट रखी जाए जो डेल्टा एच की यूनिट आप रख रहे हैं। मेरी बात सब लोग समझे क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जो डेल्टा एच है वो जूल में हो सकता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन जूल में हो सकती है। अगर वो जूल में है तो आप आर की वैल्यू जूल वाली रखिए। अगर डेल्टा एच कैलोरी में दे रखा है तो आप आर की वैल्यू कैलोरी में रखिए। और आर की जो दो वैल्यूज है, मुझे लगता है यार इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर भी याद कर लेते हैं। आर की एक वैल्यू होती है, रफली अगर मैं बात करूं तो 2 कैलोरी, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आप बनाते हैं, 2 कैलोरी पर केल्विन मोल, पर केल्विन मोल। और नहीं तो आर की एक वैल्यू जूल में भी होती है, 8.314 जूल्स पर केल्विन मोल। ठीक है ना? तो अगर आपने डेल्टा एच की वैल्यू सवाल में आपको जूल में दे रखी है तो आप आर की वैल्यू जूल वाली रख देना, कैलोरी में दे रखी है तो कैलोरी वाली रख देना, सब कुछ सॉल्व कर देना, कट पटा के केबी आ जाएगा और उस केबी को यहां डाल देना, मोलालिटी रखकर डेल्टा टीबी आ जाएगा। बढ़िया, बड़ा बड़ा सवाल बनते हैं सर, एडवांस लेवल तक के सवाल, सिंपल एकदम। ये कुछ नहीं करना होता, मैं सवाल भी तुम्हें करा दूंगा, कुछ नहीं करना है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे ये कुछ चंद बातें अगर याद हो तो मैं डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर सकता हूं। वैसे तो इसका इस्तेमाल कम ही है, लेकिन फिर भी ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया जाए ताकि मैं अगर एग्जाम में मुझसे केबी भी कैलकुलेट करवाता है तो मैं केबी कैलकुलेट कर सकूं। बाकी रही बात मोलालिटी की, बच्चा बच्चा जानता है कि मोलालिटी कैसे निकाली जाती है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कर आप मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पुट करके डेल्टा टीबी निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको? ये वाली बात समझ में आ गई? बिल्कुल सीधा था एकदम। ठीक, चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मैं चाह रहा हूं कि मैं सवाल है मेरे पास, मैं सवाल तुम्हें करने के लिए दूंगा, कल मैं इन्हीं सवालों को डिस्कस भी करूंगा, कुछ कुछ समझो बात को। लेकिन आज मैं चाह रहा हूं मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को इसके साथ ही करूं ताकि और क्लैरिटी बनी रहे साथ में, समझ रहे हो? तो मैं यहीं पर नेक्स्ट चीज पर आता हूं और अब नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करता हूं। और इसमें जेई में पूछे गए बहुत सारे सवाल है, समझ रहे बात को, बहुत सारे सवाल है, वो तुमको आज करने के लिए दूंगा और कल मैं डिस्कस करूंगा। अब मैं नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आता हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जल्दी से बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला प्रोसेस सबके एकदम क्लियर है? सबको एकदम क्लियर हो गया व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके कितने तरीके हैं, कितने तरह से इसको प्रूफ किया जा सकता है, देखा जा सकता है? क्लियर है? शाबाश। बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर। बहुत बढ़िया।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डाउट के लिए बात कर रहे हैं तो डाउट तो देखने हैं। सर मजा आ गया सर, समझ के सब कुछ रिलेट हो गया एक चीज से ही, बहुत बढ़िया। सर डेल्टा टीबी के फॉर्मूले भी कब निकाल सकते हैं? हाँ केबी निकाल सकते हैं, हाँ डेल्टा टीबी के फॉर्मूले से केबी अगर दिया जाए, वो तुम्हें पता है ये सब चीजें करनी कैसे हैं। 25/3 एसएसवी बिल्कुल सही है, अगर 8.314 की जगह 25/3 रखना चाहो, यू आर गुड, बहुत बढ़िया, हद से ज्यादा क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा तो दिक्कत आ रही है, बट पढ़ लूंगा वाईटी से। सौरभ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो आप वो दो तरीके से समझ लो और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। वो तो मैं एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं ताकि समझ लो बात को, ताकि आदमी का सीना चौड़ा हो थोड़ा सा। साला तुम्हें क्या आता है एलिवेशन के बारे में? हम बता दे तुम्हें, जरा थर्मोडायनेमिक्स से प्रूव करके दिखाओ। एंट्रोपी से, वो कहेगा एंट्रोपी तो वैसे ही समझ में नहीं आती, प्रूफ कैसे करेंगे? तो एक थोड़ा समझ रहा है कैसे थोड़ा सा सीना चौड़ा करने के लिए तुम्हें बता दिया हमने। आप गो तो बहुत बढ़िया, बहुत इजी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे लोग, सारे अच्छे लोग, ठीक। अब डिप्रेशन की बात करते हैं, चलिए। डिप्रेशन नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट का, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का क्या मतलब है? जिस तरह से आपसे कहा जा रहा है भाई साहब, अगर आपने सल्यूट को सॉल्वेंट में घोला तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएगा। अभी यही हो रहा था हमारा, है ना, क्योंकि वेपर प्रेशर घट जाता था, और बॉइलिंग तब होती है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर पहुंचे। तो क्योंकि वेपर प्रेशर गिर गया तो उसको एटमॉस्फेयर तक जाने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा आग लगानी पड़ती है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है सर, हम समझ गए थे और हमने एक्सप्लेन भी कर लिया था, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, 10 तरीका सर हमें आता है, ठीक। वो कह रहा है यार अब हमको ये पता चला कि अगर तुमने सॉल्वेंट में चीनी डाल दी तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। हमने कहा कैसी बातें कर रहे हो भाई, जब तुम 1 चम्मच चीनी डालोगे, यानी अगर तुमको रूह अफ़ज़ा को जमाना है तो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे जमाना पड़ेगा। वो कह रहा हां, पानी 0 डिग्री पे जमता है, रूह अफ़ज़ा को जमाओगे, यानी रूह अफ़ज़ा का सोल्यूशन जमाओगे तो -1 डिग्री पे जमेगा और कम पे जमेगा, 0 पे नहीं जमेगा। हमने कहा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, ऐसा कैसे हो गया? अब इस बात को एक्सप्लेन भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना। तो एक ग्राफिकल तरीका है समझने का, और उसके बाद दूसरा ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक्स वाला तरीका है, वो अभी हम समझ लेते हैं, वो और आसान लगेगा तुम्हें समझने में। जो पॉइंट्स है वो जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं वो पॉइंट्स तुम्हारे सामने लिख रहा हूं मैं। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? हाँ, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो पहले तो मैं 4-5 बातें जो लिख के लाया वो तुम्हें बता देता हूं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। अब फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर बर्फ का पहला क्रिस्टल बनना शुरू होता है, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा नहीं है कि पूरा पानी जम जाएगा तब आप उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। पहला बर्फ का क्रिस्टल जब सेपरेट होता है पानी में से तो दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जिस टेंपरेचर पर बर्फ का पहला क्रिस्टल बनता है दैट टेंपरेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है सर, क्या सी बातें कर रहे हैं? जिस टेंपरेचर पर बर्फ का पहला क्रिस्टल बनता है उसी टेंपरेचर पर सारा का सारा बर्फ बनता है सर। हाँ समय लगता है सर, 5 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए, तो अब बर्फ का बनना 0 डिग्री पे शुरू होगा और 0 डिग्री पर ही आपको पूरी बर्फ बन जाएगी। बिल्कुल सही, सही। लेकिन फिर भी डेफिनेशन के टाइम पर यही बोला जाता है, व्हेन फर्स्ट क्रिस्टल ऑफ आइस सेपरेट्स दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहते हैं, यानी लिक्विड और वेपर, लिक्विड और सॉलिड फेज का एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना होता है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। तीसरी बात क्या है? फ्रीजिंग ऑफ सॉल्वेंट अकर्स ओनली। बात भी सही है सर, जब आप चीनी के सोल्यूशन को जमाते हैं तो चीनी थोड़ी ना जमती है सर, पानी जमता है सर, चीनी थोड़ा जम जाती है सर। नमक के सोल्यूशन को जमाओगे तो नमक थोड़ा ना जमेगा सर, नमक के सोल्यूशन को जमाओगे तो पानी जमेगा। यानी जिस तरह से पानी उड़ा करता था उसी तरह से जब जमाया जाएगा तो पानी ही जमेगा सर, पानी ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो यानी फ्रीजिंग हमेशा किसकी होती है? सॉल्वेंट की। यानी सॉलिड फेज किसका होगा हमेशा? सर सॉलिड फेज हमेशा सॉल्वेंट का होगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीजिंग तब होती है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर आपस में बराबर होता है। यानी जिस टाइम पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर, सर सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, तुमने देखा होगा बर्फ को कभी देखो तो उसमें से धुआं धुआं सा निकलता है, वो उसकी वेपर सी होती है, उसका भी अपना एक वेपर प्रेशर होता है पर्टिकुलर टेंपरेचर पर। यानी पानी का, लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पर बराबर हो जाता है वो पॉइंट हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट इज द पॉइंट वेयर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट।
यानी मेरे हिसाब से मैं देखूं तो 2 पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जिस पॉइंट पर ऐसा होगा, जिस टेंपरेचर पर ऐसा होगा, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। दूसरी बात, जब कभी भी किसी सोल्यूशन को जमाया जाता है तो जमता हमेशा सॉल्वेंट है। ये 2 पॉइंट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इन दोनों को इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है ये वाली बात। चलिए सर, अब जरा सा बताइए सर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस क्यों हो जाता है? सर पानी को जमाते हैं या चीनी के सोल्यूशन को जमाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता? तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये एक एक्सप्लेनेशन तो तुम्हें ये दिया जा रहा है। क्या एक्सप्लेनेशन है सर? ये एक्सप्लेनेशन ये है। क्या एक्सप्लेनेशन है सर? ये देखिए, आपने बढ़िया एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये आपने एक सीधी लाइन खींच ली, ठीक, और फिर उसके बाद जो है आपने इसको ये बना दिया। बहुत बढ़िया सर, ये बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने क्या क्या किया? जैसे करते थे सर, दिस इज वेपर प्रेशर एंड दिस इज टेम्परेचर। ये हमारा टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर है सर। बहुत बढ़िया। अब बताइए क्या करना चाहते हैं सर, जरा समझना। सर इस बार आप जमाने की बात कर रहे हैं, है ना? जमाने की, जमाने की नहीं बे, जमाने की। इस बार हम जमाने की बात कर रहे हैं, यानी जमाना चाहते हैं। तो सर किसी भी चीज को अगर आप जमाना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर कम करेंगे। इससे पहले आप उबालने की बात करते थे तो आप आगे बढ़ते थे, अब आप जमा रहे हैं तो आप पीछे की तरफ आएंगे। यानी इस बार आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा सर। टेम्परेचर के कम होने से वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। हमने पढ़ा हुआ सर, वेपर प्रेशर एक्सपोनेंशियली चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। सर अगर आपने टेम्परेचर घटाया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। बिल्कुल सही, मानते हो? बिल्कुल मानते हैं सर, बिल्कुल आपकी बात को मानते हैं। यानी इस बार होगा क्या कि सर अगर आप प्योर पानी ले लें, प्योर पानी मतलब सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पर, मान लीजिए ये, किसी भी एक टेंपरेचर पर ले लेते हैं, मान लीजिए ये, तो जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ेगा, सॉरी, जैसे जैसे आप उसको ठंडा करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। सही है। चलिए सर ये देखिए, आप उसको ठंडा करते जा रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर कम होता चला जा रहा है, ये कम होता चला जा रहा है। लेकिन सर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर उसका वेपर प्रेशर और जो सॉलिड, जो बर्फ है, उसका वेपर प्रेशर वो सेम हो जाएगा। यानी दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की लाइन है और ये हमारी सॉलिड के वेपर प्रेशर की लाइन है। सॉलिड क्या है? जैसे आइस, अगर मैं पानी को सॉल्वेंट ले रहा हूं तो सॉलिड पार्ट क्या है हमारा? बर्फ। सर ये बर्फ के वेपर प्रेशर की लाइन है और ये पानी के वेपर प्रेशर की लाइन है। और किस टेंपरेचर पर ये दोनों आपस में बराबर है? साफ दिखाई देता है सर, इस टेंपरेचर पर ये दोनों बराबर है। सर ये वो टेंपरेचर है जिस टेंपरेचर पर सॉलिड का वेपर प्रेशर और बर्फ का वेपर प्रेशर बराबर है। सर आज से इसको टीएफ कह देंगे सर। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पानी सर। यानी अगर कोई टीएफ एक्सप्लेन करवाए तो क्या करेंगे? दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सर जरा एक चम्मच चीनी डालिए सर, मजा आ जाएगा सर। चलिए एक चम्मच चीनी डालते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, जब तुम इसके अंदर एक चम्मच चीनी डालोगे तो क्या होगा? सर जब आप इसके अंदर एक चम्मच चीनी डालेंगे, थोड़ा सा एक बार, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा और सही से बना लूं। तो ये हमारा सॉलिड हो गया। तो अगर मैं इसके अंदर एक चम्मच चीनी डालूंगा तो क्या हो? सर जब आप इसके अंदर एक चम्मच चीनी डालेंगे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जिस टेंपरेचर पर यह हुआ करता था, एक चम्मच चीनी अगर डाली होती तो इसी टेंपरेचर पर वेपर प्रेशर कम होता। याद है ना, चीनी डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाता। तो इसका मतलब यह हुआ जिस टेंपरेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यह है, अब चीनी डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सर। ये दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, एक चम्मच चीनी वाला। अब आप इसको भी जमाइए सर। अब क्या करेंगे सर? इसका भी टेंपरेचर कम करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी गिरेगा। लेकिन जरा सोच के बताओ, जब वो जमेगा, उस सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन एक चम्मच चीनी का, उसका सॉलिड फेस क्या है? सॉलिड फेस क्या है सर? सॉलिड फेस तो फिक्स है ना सर, जमता तो हमेशा पानी है। यानी ये सॉलिड फेस की लाइन तो हमेशा फिक्स रहेगी। लेकिन सर ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की लाइन होगी और ये सॉल्यूशन जमते 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 कहां जाके सॉलिड को कट करेगा? सर वो यहां जाके सॉलिड को कट करेगा। और जब वो यहां जाके सॉलिड को कट करेगा तो अब जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट निकल के आएगा सर, ये टीएफ डैश होगा सर, या टीएफ1 जो भी बोले। पहले क्या बोला था हमने? टीबी1 टीबी2 क्या बोला था? एक सेकेंड, वो वैसे लिखेंगे ना थोड़ा सा कलाकारी से। टीबी डैश, बिल्कुल सही। तो हम यहां पर इसको लिखेंगे टीएफ डैश, यहां पर इसको लिखेंगे टीएफ डैश। सो दिस इज टीएफ डैश। और ये टीएफ डैश है क्या सर? दिस टीएफ डैश इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
सोल्यूशन वन, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वन। और सोल्यूशन वन का मतलब 1 चम्मच चीनी वाली, है ना, 1 चम्मच चीनी, ये हमारा सोल्यूशन वन। ठीक है, दिस इज सोल्यूशन वन। सॉलिड लाइन फिक्स है सर। अगर सर मैं इसके अंदर 1 चम्मच चीनी और डाल देता, तो डाल दीजिए आप, इसके अंदर 1 चम्मच चीनी और डाल दीजिए, तब क्या होगा सर, वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, और जब आप इसको ठंडा करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, और आगे जब बढ़ेगा तो कब सॉलिड को कट करेगा सर, सॉलिड को यहां कट करेगा, और जब वो सॉलिड को यहां कट करेगा तो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट निकल के आएगा वो टीएफ डबल डैश आएगा। सर साफ समझ में आता है सर, जो टीएफ डबल डैश है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2 चम्मच चीनी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 2। सर ये सोल्यूशन 2 का है फ्रीजिंग पॉइंट, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी। क्लियर? क्या पता चल रहा है सर, इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप चीनी डालते जा रहे हैं, दिस इज सोल्यूशन 2, जैसे जैसे आप चीनी डालते जा रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर और वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट घटता जा रहा है। चीनी बढ़ती जा रही है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता जा रहा है। सर ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ही नहीं, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वो होती है जो चीनी के बढ़ने से बढ़ती है, ये तो चीनी के बढ़ने से घट रही है। तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट डिप्रेशन इन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि चीनी के बढ़ने से डिप्रेशन बढ़ रहा है। आप ध्यान से देखिए, जिस तरह से मैंने तुम्हें एलिवेशन दिखाया था उसी तरह से अब आप डिप्रेशन देखिए। सर पहले मेरा फ्रीजिंग पॉइंट पानी का ये था, 1 चम्मच चीनी डाली तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होकर यहां आ गया, दिस इज द डिप्रेशन। चेंज इज द डिप्रेशन। 1 चम्मच चीनी यानी 2 चम्मच चीनी डाली होती तो डिप्रेशन ये होता, 3 चम्मच चीनी डाली होती तो डिप्रेशन ये होता। यानी जैसे जैसे चीनी बढ़ती जा रही है डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, चीनी बढ़ती जा रही है डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। सो दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एज वी एड मोर एंड मोर चीनी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट increases. So depression is a colligative property. Depression of freezing point is a colligative property. यानी फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि जब आप चीनी बढ़ा रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट गिर रहा है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस बढ़ रहा है। 1 चम्मच चीनी डालने से डिफरेंस ये है, 2 चम्मच चीनी डालने का डिफरेंस और बढ़ गया, 3 चम्मच का और बढ़ गया, यानी चीनी बढ़ती जा रही है, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। डिफरेंस क्या है? डिप्रेशन। यानी चीनी बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। सो डिप्रेशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, जो ये बताता है कि जिस तरह से आप चेक करें सर, इस ग्राफिकल मेथड से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को समझा जा सकता है। बस 1-2 बातें आपको समझनी थी, याद रखनी थी। क्लियर है? जल्दी से बता दो, क्या ये बात समझ में आ गई, ताकि मैं जल्दी से वो थर्मोडायनेमिक्स वाला मेथड कर सकूं। जल्दी से हाँ लिख दो बस। ये सर गुंडागर्दी है सर, ये तो गुंडागर्दी है सर। जल्दी से लिख दो भाई, समझ में आ गया कि नहीं? शाबाश, हाँ लिख दिया भाई। डिप्रेशन हो गया है सर, इससे डिप्रेशन हो गया। यही हम सुनना चाह रहे थे, हम यही सुन रहे थे बहुत देर से। हम भी सोच रहे थे डिप्रेशन वर्ड बहुत देर से यूज कर रहे हैं कुछ लोग, तो बस 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 सर अब लुट गए सर, बर्बाद हो गए सर। क्या हो सर, क्या पढ़ा रहे हो सर? कुछ आसान सा कर देते सर, ऐसा कुछ कर देते जो हम समझ लेते, कितना अच्छी जिंदगी गुजर जाती। सिर्फ इतना ही कह देते, डेल्टा टीएफ इज अ कॉलिगेटिव, डेल्टा टीबी इज कॉलिगेटिव, बस सर। कुछ और ना बताते, कुछ और ना दिखाते तो अच्छा रहता। आपने बता दिया, दिखा दिया, तो हमें ऐसा लगा कि हम नहीं समझ सकते। यही तो कलाकारी होती है टीचर्स की। आप समझ नहीं बात को? जो दिखा दिया तो समझ में आया, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह भी पढ़ना है, और फिर वो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा ये तो हमें समझ में नहीं आता, तो फिर तुम्हें फिर यह भी समझ में आ जाएगा कि मास्टर बेकार। दूसरा तरीका क्या है? ना तुम्हें दिखाएं, ना तुम्हें बताएं, और तुमसे यह कह दें चैप्टर खत्म हो गया, देखा कितना आसान था, 2 फॉर्मूले ये थे, 2 फॉर्मूले ये थे, देखो 2 पीवाईक्यू ये है, 2 पीवाईक्यू ये, खत्म। तुमको अगर क्या मास्टर है, चैप्टर भी खत्म, हमें सब समझ में आ गया। अरे जब हमने तुम्हें दिखाया ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? तो हमारा जो फर्ज है वो ये है, हर टीचर का जो फर्ज है वो ये है कि चाहे कुछ भी हो, अगर वो सिलेबस में है तो वो दिखा दिया जाए। मर्जी आपकी,
आप उसको समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, ये टीचर का अपनी काबिलियत है कि वो कितनी अच्छी तरह से समझाता है, जो भी है, समझ लो बात को। हर टीचर की अपनी कैपेबिलिटी है, हमारी भी अपनी औकात है, हम एक लेवल तक ही समझा सकते हैं भाई। हम ये नहीं कहते कि दुनिया भर की चीजों को समझा सकते हैं, हर बच्चे के समझ में आ जाएगा। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की, जिसके समझ में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो उसको सिर्फ यही बोलेंगे कि समझ लो, नहीं तो कम से कम इतना तो याद रखो, है ना, इतना ही बोल सकते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आई बात? तो बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं। तो चलिए अब दूसरे एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। और दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारा थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन है, जो कि हम 1 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे। अब तुम्हारे लिए वो आसान है। चलिए सर चैट बंद करिए ताकि टाइम बर्बाद ना करें हम। बहुत हैं, ये क्या कर दिया, ये है चैट बंद। चलिए सर चैट बंद कर दी है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, और ये बड़ा आसान। क्या है एक्सप्लेनेशन 2? एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि सर जरा समझिएगा इस बात को। जब आप जमा रहे हैं तो जम क्या रहा है? तो हमने कहा देखिए, जम तो हमारा पानी ही रहा है। चाहे आप चीनी के सोल्यूशन को जमाइए, चाहे प्योर पानी को जमाइए, जमने का काम तो पानी का है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, इस बार जो सिचुएशन है वो सिचुएशन है क्या? इस बार जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? हमारे पास इक्वेशन है लिक्विड इज इन, जो हमारा पहला केस है, बल्कि और तमीज से लिखें तो लिक्विड की जगह है, लिक्विड की जगह लिख सकते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड सॉलिड। बल्कि सॉलिड भी क्यों, और समझाने के लिए लिखते हैं ना आइस, पानी। हम पानी को सॉल्वेंट ले लेते हैं ना, तो सॉल्वेंट, और ताकि थोड़ी क्लैरिटी आए, सॉल्वेंट और आइस यानी पानी और आइस का इक्विलिब्रियम है। दूसरा इक्विलिब्रियम क्या है? दूसरा है 1 चम्मच चीनी, और इक्विलिब्रियम किसके साथ है? सॉलिड के साथ। सॉलिड क्या सर? सॉलिड तो हमेशा आइस ही है ना सर, जमना तो पानी को ही है। और इसी तरह से तीसरा वाला केस है, तीसरा वाला केस है सोल्यूशन 2 एंड दिस इज आइस। क्लियर? इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज डेल्टा S1 है, दिस का डेल्टा S2 है, दिस इज डेल्टा S1, दिस इज डेल्टा S2 एंड दिस इज डेल्टा S3। चलिए सर कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है एकदम, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर ये तो कंफर्म है प्रोडक्ट साइड तीनों जगहों पर बराबर है। सर प्रोडक्ट साइड तो तीनों केसेस में एक ही जैसी निकल के आती है। तीनों केसेस में प्रोडक्ट साइड तो ये है आइस, तीनों केसेस में प्रोडक्ट साइड तो आइस है। और अगर तीनों केसेस में प्रोडक्ट साइड आइस है तो इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और सर आइस क्योंकि सॉलिड है तो इसकी एंट्रोपी कम ही होगी, सॉलिड के अंदर तो रैंडमनेस बहुत कम होती है। तो ये है सर आइस की एंट्रोपी। सर ये है, हम मान लेते हैं ये आइस की एंट्रोपी जो कि कम है। दिस इज द एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट आइस। वहां वेपर था प्रोडक्ट, तो वेपर हमने ऊपर बनाया था, ये आइस है तो आइस को मैंने नीचे बना दिया। दिस इज द एंट्रोपी ऑफ आइस, दिस इज द एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, सिंपल, दिस इज द एंट्रोपी ऑफ आइस। ठीक है, पहला केस बनाते हैं। सर सॉल्वेंट की एंट्रोपी ज्यादा होती है कम होती है? सर सॉल्वेंट प्योर होता है सर, सब कुछ एक जैसा है सर, एंट्रोपी कम ही होती है सर। इसका मतलब ये हुआ सॉल्वेंट की लाइन कहां पर है? सॉल्वेंट की लाइन ये। क्लियर? सर उसके अंदर जब 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो क्या होगा? सर 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो अनसिमेट्री आएगी, अनसिमेट्री आने से एंट्रोपी बढ़ेगी। सर ये पहले सोल्यूशन की एंट्रोपी बढ़ गई। सर फिर क्या होगा? सर 1 चम्मच चीनी और डालेंगे, सर 1 चम्मच चीनी और डालेंगे तो एंट्रोपी और बढ़ेगी, क्योंकि चीनी के डालने से और चीनी डालने से अनसिमेट्री और बढ़ जाएगी। सर ये दूसरे वाले सोल्यूशन की एंट्रोपी है। सर साफ दिखाई देता है, दिस इज एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन 1 एंड दिस इज द, नहीं, दिस इज द एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ये तो सॉल्वेंट था हमारा। दिस इज द एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट जिसको आप पानी ले रहे थे, एंड दिस इज द एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन 1 एंड दिस इज द एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन 2। सर जरा डिफरेंस के बारे में बात करिए, तो लीजिए आपके सामने डिफरेंस रख देते हैं। सर ये जो डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज डेल्टा S1, दिस इज डेल्टा S2 एंड दिस इज डेल्टा S3। क्लियर? समझ में आ गया? सर ये आपका डिफरेंस है सर, दिस इज डेल्टा S1, ये आपका डेल्टा S2 एंड दिस इज डेल्टा S3। क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हें कि डेल्टा S3 सबसे छोटा है? साफ दिखाई देता है। डेल्टा S3 सबसे बड़ा है। डेल्टा S3 इज ग्रेटर देन डेल्टा S2 इज ग्रेटर देन डेल्टा S1। हाँ सर बिल्कुल दिखाई देता है, ये तो अंधे को भी दिखाई देता है। सर इसमें क्या नया काम कर दिया आपने, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सर इससे हुआ क्या? इससे फिर वही हुआ जो ध्यान से अगर देखें, सर डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। याद है सर, क्योंकि जब भी कभी फ्रीजिंग होती है तो लिक्विड और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, एट इक्विलिब्रियम
डेल्टा जी तो जीरो होगा सर, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। और अगर डेल्टा जी जीरो है तो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से निकाली जाएगी। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? सर साफ समझ में आता है सर, डेल्टा एस के बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, यानी डेल्टा एस 3 सबसे बड़ा है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट थर्ड वाला वो सबसे छोटा होगा। मानते हो? थर्ड वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे छोटा माना जाए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं साफ देख पा रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे डेल्टा एस बढ़ा है अगर, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा वो कम हो रहा है। और साफ दिखाई देता है कि डेल्टा एस थ्री इज बड़ा देन डेल्टा एस टू इज बड़ा देन डेल्टा एस वन। सो फ्रीजिंग पॉइंट थर्ड वाला इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड वाला इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वाला। क्लियर हो गया? थर्ड वाला फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा था सर? थर्ड वाला फ्रीजिंग पॉइंट वो था जिसमें 2 चम्मच चीनी डाली गई थी सर, और सेकंड वाला वो था जिसमें 1 चम्मच चीनी डाली गई थी। आप चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं, टी एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग, सॉरी टी एफ वन इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, हमने टी डैश वैश करके लिखा था, तुम थोड़ा सा रिलेट कर लेना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और हम यहां पर टी एफ टू किसको बोल रहे हैं? दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 1। और टी एफ थ्री किसको बोल रहे हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 2। मतलब हम यहां पर रिलेट कर रहे हैं, अदरवाइज हमने फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ और टी एफ डैश और टी एफ डबल डैश लिए थे। तो आपको जैसे करना है वैसे करिए। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि डेल्टा अगर ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। और डेल्टा सबसे ज्यादा किसका है सर? जब आपने चीनी सबसे ज्यादा ली। तो फ्रीज जब आपने चीनी सबसे ज्यादा ली तो उस केस में डेल्टा एस थ्री सबसे बड़ा निकल के आया। डेल्टा एस थ्री के सबसे बड़े होने से हुआ क्या सर? डेल्टा एस थ्री के सबसे बड़े होने से यह पता चला कि फ्रीजिंग पॉइंट उसका सबसे छोटा है। यानी जैसे जैसे चीनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिप्रेस करता जाएगा। एंड दिस इज द सेकंड एक्सप्लेनेशन जो ये बताता है कि व्हाई ऑन एडिशन ऑफ चीनी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेसेस। फ्रीजिंग पॉइंट क्यों डिप्रेस करता है? क्लियर है? जल्दी से बता दो, क्या ये थर्मोडायनेमिक्स वाला मेथड भी सबके क्लियर है? हाँ, विकास सिंह चौहान एंड 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 कर रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ, तुम निकलो यहां से यार। क्लियर? सबको यह बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो कुछ सवाल जो है वो तुम्हें करने के लिए दूंगा, है ना। आप इनमें से कुछ सवाल जो है मैं अभी देख के अपने हिसाब से कुछ सवाल तुम्हें करने के लिए दूंगा। आज सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट वाले सवाल करने के लिए देता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट की भी इक्वेशन सेम होती है जैसे हमने लास्ट क्लास में, जैसे अभी हमने फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखी थी, लेकिन कल उसको हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो आज कुछ सवाल बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड दूंगा, कोशिश करके देखना उन सवालों को करने की, और फिर कल उनको हम डिस्कस भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखा जाएगा। अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास भी होगी इसलिए तुम छटपटा भी रहे हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से सब लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का लेक्चर भी, और मुझे मैसेज करके बताना भी कैसा लगा। और दूसरा ये भी है कि एक बार रिवाइज करना है ना, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हमने जैसा बताया कि 2 क्लासेस में ये चैप्टर हम वाइंड अप करेंगे, तो तुम अपने हिसाब से इसको फटाफट रिवाइज करो, बढ़िया तरीके से सवाल वगैरह लगाते हैं। अब कल की क्लास के बाद खूब सारे सवाल लगाने के लिए मिल जाएंगे तुम्हें, तो तुम आराम से अपने क्वेश्चंस लगाते रहना, ठीक है ना। तो चलिए आज इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। खूब कोशिश करो, खूब मेहनत करो, और